Kirti Jaiswal and I'm the program moderator for today's topic, case studies on GST. So first, I would like to extend my gratitude towards the Ankur Gupta sir, Chairman CIRC, for providing me an opportunity to be moderator today. Now, I would like to introduce you all to the respected dignitaries present today with us. C. Ankur Kumar Gupta ji, Chairman CIRCA, C. Jayendra Tiwari ji, Secretary CIRC, our Program Coordinator C. Dinesh Kumar Agarwal ji, Vice President CIRC, C. Dwal Chairman CASA, and our panelists for today, C. Saurabh Nagara ji and C. Nikhil ji. I would like C. Ankur Kumar Gupta ji to have a few words. Thank you, Kirti ma'am. Respected Vice Chairman दिनेश अग्रवाल जी CIRC, हमारे सेक्रेटरी जयंत तिवारी जी सिकासा, चेयरमैन डायनेमिक चेयरमैन हमारे सिकासा धवल कोठारी जी, अदर हमारी पूरी CIRC मैनेजमेंट कमेटी टीम, और आपके स्पीकर जो आप लोगों ने हमारे मेंबर्स के लिए टाइम निकाला, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे मेंबर्स के लिए आपने मेहनत की। जो ये एक सोच थी कि मेंबर्स को कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि मेंबर को ये लगता है कि स्पीकर आता है, स्पीकर अपना डेलीब्रेशन देता है और चला जाता है, हमको बहुत कुछ मिलता नहीं है। कई बार कुछ मेंबर्स की कंप्लेन रहती है, तो हमने इसको थोड़ा सा एक अलग मोड में ले जाने की कोशिश की है, जिसमें हमारे निखिल जी ने, सौरभ जी ने बहुत अच्छी मदद की है, जिन्होंने ना 5 केस बना के दिए हमको, और उस केस के क्वेश्चन बना के दे के हमने पब्लिकली उनको रीड करने के लिए अवेलेबल कराया, जिससे क्या मेंबर उनको पहले पढ़े और एक थीम क्रिएट हो कि वो क्या सोचता है उस केस के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, उन चीजों के बारे में जो उसके माइंड में आती है, उनके बारे में आज डिस्कशन होगा। तो पहले तो क्या निखिल जी और सौरभ जी अपने केस के बारे में 1 बाय 1 केस स्टडी के बारे में समझा देंगे कि क्या केस था, उसके बारे में क्या चीजें हैं, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो एक सोच थी मेंबर्स को कनेक्ट करने का, मैक्सिमम कोशिश की है हमने कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर कनेक्ट हो। इससे क्या है कि मेंबर के जो क्वेश्चन है उनको हम ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर पाए, क्योंकि CIRC वेबिनार के रूप से हम काफी काम कर रहे हैं। हर वीक हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वेबिनार, एटलीस्ट एक वेबिनार मेंबर्स के लिए हो, और मंथ में 1-2 वेबिनार ऐसी हो जो स्टूडेंट से रिलेटेड भी हो। तो और फिजिकल प्रोग्राम हमारे कानपुर में जैसे होते ही रहते हैं, और बाकी ब्रांचेस भी सब लोग काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है ब्रांचेस भी हमारी। बट जहाँ ब्रांचेस नहीं है, जहाँ CP स्टडी सर्किल है, तो उन सर्किल के माध्यम से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेंबर को कनेक्ट करने की, और जहाँ मेंबर स्टडी सर्किल भी नहीं है मेंबर्स के पास में, वहां हम कोशिश कर रहे हैं मेंबर तक पहुंचने की। तो ये एक छोटी सी मुहिम है, आप सब लोगों के सहयोग से, जितना आप हमारा सहयोग दोगे और करोगे, वो हम आपस में मिलके अच्छा काम कर पाएंगे। थैंक यू कीर्ति जी, ओवर टू कीर्ति। I would like to have Dinesh Kumar to have few words. थैंक यू कीर्ति मैम। हमारे डायनेमिक चेयरमैन, एनर्जेटिक चेयरमैन अंकुर गुप्ता जी, और आज के दोनों यशस्वी स्पीकर, एक उदयपुर से हैं, एक जयपुर से हैं, सौरभ जी नागदा जी उदयपुर से हैं, और निखिल जी जो है वो जयपुर से हैं। और ये पूरे प्रोग्राम को आज बहुत अच्छे से स्टार्ट किए हैं मैडम कीर्ति जी अजमेर से, और हमारे हसमुख और एग्जीक्यूटिव मिस्टर जयंत तिवारी जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, और सिकासा चेयरमैन, जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा कि उनका तो कोई वर्ड ही नहीं है उनके लिए बोलना, इतना वो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। और जैसे कि चेयरमैन और दोनों चेयरमैन बहुत ही शानदार तरीके से हमारे मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है GST में केस लॉ स्टडीज, चूंकि मैं डायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस करता हूं, और ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारे CIRC का कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके अब वेबिनार और सेमिनार करना चाह रहे हैं कि हमारे मेंबर्स को क्या परेशानी है, किस प्रकार के इश्यूज पे क्या वो करें, क्या स्टेप लें, अथॉरिटी को कन्विंस कैसे कराएं, क्लाइंट्स को क्या एडवाइस करें। ये सारी चीज को जानने के लिए केस स्टडी का जो सिस्टम हमारे चेयरमैन ने लाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं। इस प्रकार का इनोवेशन उन्होंने किया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उसके अलावा मैं मेंबर से ये कहना चाहूंगा कि CIRC ऑलवेज अवेलेबल है हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए,
हम आप लोगों से हम फीडबैक चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और शायद ये जो प्रोग्राम है उसी फीडबैक का नतीजा भी है, मैं ऐसा मानता हूं। और मैं ये चाहूंगा भी कि आगे भी आप हमको, आपकी काउंसिल आपके लिए है, हमारी काउंसिल को आप जो बेटर आप चाहते हैं, जो बेस्ट आप चाहते हैं, वो हमें फीडबैक दें, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतर कार्यक्रम करवा सकें, जो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो और एक सोसाइटी को भी बेनिफिशियल हो। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि दो स्पीकर, लर्नेड स्पीकर आज हमारे साथ हैं, और वो 5 केस की स्टडी का आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि इन सिचुएशंस में मेंबर्स को क्या करना चाहिए। उसके बाद भी मेंबर्स की यदि कोई क्वेरी रह जाएगी तो लास्ट में, जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा, कि 15 मिनट लास्ट में हम आपके लिए रखेंगे कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पैनलिस्ट को दें, और पैनलिस्ट विल क्लियर योर क्वेरीज। तो मैं सबसे यही चाहूंगा, और आगे भी आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहे काउंसिल पे, और काउंसिल भी हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। जय हिंद। मैं माइक ओवर टू द कीर्ति मैडम। Yes, sir. Now, without any further ado, I would like to invite C. Nikhil sir and C. Saurabh Nagra sir for the continuation of the session on the topic of मैडम case studies on मैडम क्योंकि GST. मैडम मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं जी, चाहूंगा हमारे सेक्रेटरी जी भी दो शब्द, जयंत definitely, sir. तिवारी जी भी बोले। बिल्कुल। जीएसटी के एक्सपर्ट हैं तिवारी जी हमारे। अगर मैं आपको इंटरप्ट कर किया हूँ, सॉरी। Definitely, sir. Sir, C. Jayant Tiwari sir. So, would you like to have some few words? Thank you, today's MOC Kriti ji, for inviting me in today's seminar, webinar. And I'm very much thankful to our dynamic chairman, CIRC Ankur Kumar Gupta ji, whose vision is to be reach each and every member who is each and every corner of the CIRC. And the webinar is the best way to reach the person, the member who are present at the corner of the CIRC where no branches is there, where no ideally experts, or you may say the best faculties can be reached there. So this is the way through which we can reach. And I'm thankful to today's coordinator and my elder brother, vice chairman, say Dinesh Agrawal ji and Dhaval Kothari ji, and today's learned speaker who are present to describe. And this is the best way to describe the GST, because each and every person is involved in various different things. But the practical things that is more important, how it is helpful to the professionals who are engaged in a GST practice. Let us say, I'm practicing in GST and I have a query pertaining to ITC. I got a notice, I got a summon from DGGI that your client has taken a fake ITC or ineligible credit. So in that situation, what need to be done by a professionals, how we need to guide this. So this is the best way to guide the members to the professional. So my best wishes to the today's speaker, and I'm very much sure, pretty confident that today's speaker will elaborate all those things very nicely. And after that, if there is queries there, I'm also practicing in GST. We may join in between, but today's learned speaker are present. So thank you very much from the core of my heart and from the whole CIRC team. And also thank you and welcome all the audience who are joined from the different parts of the CIRC. Thank you very much. Over to today's MOC, Kriti ji. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite our panelists, C. Nikhil sir and C. Saurabh Nagra ji, who has vast experience in litigation regarding GST and GST advisory. Now, over to you, sir. Thank you very much, Kirti ji, for inviting us. First of all, grateful for this opportunity to Ankur Bhai for conceptualizing this idea when we were discussing this last month for organizing some kind of a GST session. Then he came up with this idea of presenting in a case study form. Then our team compiled these 5 case studies, which we will be discussing. Thank you, Dinesh ji, for your kind words, and thank you, Jayendra ji, and thank you, Dhaval bhai. So now I'll be sharing my screen. Am I audible? I'll just share my screen. Then we can start the session. And you are audible also. जी.
जैसा कि देखिए जीएसटी को 8 साल हो चुके हैं, तो अब हमने देखा कि काफी सारे नोटिसेस वगैरह आना शुरू हो गए हैं पिछले 2 साल में, और बहुत सारे लीगल इश्यूज भी क्रॉप अप हुए हैं। तो आज हम जो केस स्टडीज प्रेजेंट करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, ये मोस्टली वो स्टडीज हैं जो हम ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे वी आर एडवाइजिंग और रिप्रेजेंटिंग देम ऑन दीज लीगल इश्यूज। सो हम दोनों तरफ की बात रखेंगे कि भाई आज अगर कोई नोटिस आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो एक डिपार्टमेंट का एक इंटरप्रिटेशन होता है चीज का कि भाई क्यों आपकी इस पर्टिकुलर इशू पे डिमांड बनती है, या आप आईटीसी के लिए क्यों इनएलिजिबल हैं, या जीएसटी आपने पे क्यों नहीं किया। तो उनका एक बैकग्राउंड होता है, ऐसे कुछ कोर्ट की रूलिंग्स होती हैं। कई बार हमने देखा कि जीएसटी में या पुराने रिजीम में देर आर कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स ऑन डिफरेंट इश्यूज। तो अब आज कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी प्रोफेशनल है, अगर वो जीएसटी की प्रैक्टिस करता है, तो आज अगर मेरे पास कोई नोटिस आया मान लीजिए कोई क्लाइंट से, तब हाउ टू टेक ए डिसीजन कि क्या मैं क्लाइंट को क्या एडवाइस करूं, राइट। क्योंकि ये तो मेरे को मालूम है कि भी उसके अंदर लिटिगेटिव एस्पेक्ट है, उसके अंदर कंटेंशियस इशू है, इंटरप्रिटेशन का इशू हो सकता है। इवन अमॉन्ग दी कंसल्टेंट्स भी बात करेंगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। एक कंसल्टेंट का अलग ओपिनियन होगा, एक का अलग होगा, डिपार्टमेंट का जाहिर सी बात है अलग है, इवन कोर्ट्स के भी अलग ओपिनियन है। तो हम आज हमारा जो पर्पस रहेगा डिस्कशन का, वी लाइक टू इनवाइट लॉट ऑफ गिव यू फूड फॉर थॉट कि आज अगर कोई भी इशू आपके सामने आता है तो उसको आपको अप्रोच कैसे करना है, उसमें क्या इश्यूज आपको देखने हैं, देन इट विल हेल्प यू टू डिसाइड बेटर फॉर योर क्लाइंट। देखिए क्लाइंट भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनका रिस्क एपिटाइट बेटर होता है, वो कहेंगे नहीं ठीक है हम लड़ लेंगे, लिटिगेट करेंगे। कुछ का इतना कुछ कंजर्वेटिव व्यू पे भी चलते हैं कि नहीं हमें बहुत ज्यादा लिटिगेशन में नहीं जाना है। एक डिमांड की सब्सटेंशियलिटी भी पे भी डिपेंड होता है कि डिमांड कितने की है। 73 का नोटिस है, 74 का है, नोटिस कितना स्ट्रांग है। तो आज पहले मैं एक दो केस स्टडीज पे डिस्कशन शुरू करूंगा, देन आई विल रिक्वेस्ट सौरभ टू टेक हिज पार्ट। सो चलिए लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन। तो उससे पहले मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक बार जस्ट मेरे को ये बताइए कि भी क्या आपने जो केस स्टडी अंकुर भाई ने मेहनत करके सर्कुलेट करी थी, क्या आप उसको पढ़ पाए। तो जस्ट ताकि मेरे को एक आइडिया रहेगा, तो अपन एक पहले से फैक्चुअल बैकग्राउंड उसका रख लेंगे, देन विल कम टू द लीगल बैकग्राउंड। तो ताकि इस सेशन को अपन थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे कि आपसे भी हमें कुछ इनपुट्स आएगा, सो दैट वी विल टेक इन माइंड, और इन एनी केस जो क्यू एंड ए सेशन है वो अपना बात के अंदर हम उसको टेक केयर करें। तो पहली केस स्टडीज के बारे में मैं जस्ट आई विल ब्रीफ द फैक्ट्स। तो इसमें क्या हुआ है कि एक सीमेंट कंपनी है which is engaged in manufacturing and sale of cement। उन्होंने एक ट्रांसपोर्टर को एंगेज किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन प्लांट, इट्स फैक्ट्री लोकेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन हब्स हो सकते हैं। मतलब उसी का कंपनी का कोई वेयर हाउस भी हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, ब्रांच ऑफिस हो सकता है, या उसके कस्टमर की प्रेमाइसेस हो सकते हैं। तो पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट वाज द ग्लोबल सीमेंट्स हैव एंगेज ट्रांसपोर्टर फॉर ऑपरेटिंग द ट्रक्स। अब इसमें आगे क्या दे रखा है कि द डीजल इज नॉट इनवॉइस्ड और चार्ज सेपरेटली बाय द ट्रांसपोर्टर एंड इट्स कॉस्ट is borne by entirely by the global cement in, as per the terms of the agreement. Indian Transport has opted for the forward charge mechanism, charging GST 12% on freight charges without adding value of diesel। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्टर है वो सीमेंट कंपनी को फॉरवर्ड चार्ज में 12% पे फ्रेट चार्जेस पे जीएसटी चार्ज कर रहा है। अब जो भी क्वांटिटी ऑफ डीजल दैट डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली ऑन डिस्टेंस एंड लोड वे, ट्रांसपोर्टर डि नॉट रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ डीजल इन देयर बुक्स। क्योंकि एग्रीमेंट क्या कह रहा था इसमें, एग्रीमेंट में ये था कि भी जो डीजल है वो कंपनी के स्कोप में होगा, ट्रांसपोर्टर के स्कोप में नहीं होगा। तो उसकी जो भी कॉस्ट है वो कंपनी, जो सीमेंट कंपनी ग्लोबल सीमेंट जो ट्रांसपोर्टर का कस्टमर है, उसका रिसिपेंट है, वो उसको बॉन्ड करेगा। तब हुआ क्या कि सर्च हुई अगेन द इंडियन ट्रांसपोर्टर, उसके बाद में इट वाज कन्वर्टेड इनटू एन शोकॉज नोटिस। नाउ व्हाट इज द इशू इन द शोकॉज नोटिस, क्या एलिगेशन रहा उसके अंदर। तो उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि ठीक है आपने जो फ्रेट चार्जेस रिकवर किए अपने कस्टमर से, उस पर आपने 12% जीएसटी चार्ज कर लिया, बट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ डीजल। जो डीजल उस ट्रक्स के अंदर लगा ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन,
जो सीमेंट कंपनी ने खुद उसको फिलअप किया या उसके स्कोप के अंदर था, तो क्या उस डीजल की वैल्यू भी आपके उस फ्रेट चार्जेस में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए? दैट वाज द एलिगेशन इनटू द शो कॉज नोटिस. देन दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज डिमांड बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन कि आपका जो डीजल की वैल्यू उस पर भी 12% जीएसटी आपको चार्ज करना था, जो आपने चार्ज नहीं किया. एंड वन ऑफ द रीजनिंग विच दे आर प्रोवाइडेड, देखिए डीजल कंपोनेंट जो है ये एक एसेंशियल पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी का, उसके बिना ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी हो ही नहीं सकती. तो 74 का भी चार्ज लगा है, सब्रेशन का भी चार्ज लगा है, राइट. सो नाउ इंडियन ट्रांसपोर्टर जो है वो वी आर विद अस एंड दे वांट अस कि आप इसको एग्जामिन करें और हमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन और एडवाइस करें कि हमें क्या करना चाहिए. दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड. सो आई होप टू समराइज कि भी सिंपल सा जो इश्यू है हमारे सामने, दीज आर द इश्यूज फॉर कंसिडरेशन. तो बेसिक इश्यू इसमें यही है सिंपल सा कि क्या जो डीजल की वैल्यू है वो फ्रेट चार्जेस के एसेसिबल वैल्यू में ऐड होनी चाहिए थी, उस पर भी जीएसटी ट्रांसपोर्टर को चार्ज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कंसीडरिंग द फैक्ट विच हैज बीन पार्ट ऑफ द एलिगेशन इन द शो कॉज नोटिस कि द फ्यूल इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, उसके बिना आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता. देखिए कोई भी अगर अपन केस स्टडी की बात करते हैं, कोई भी केस को डिस्कस करते हैं, इवन कोई भी नोटिस की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट्स. तो फैक्ट्स बहुत अच्छे से हमें गो थ्रू करनी चाहिए. कोई भी जितने भी उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या था कि जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट में क्या लिखा था? एज ए पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, ग्लोबल सीमेंट प्रोवाइड्स डीजल टू द ट्रांसपोर्टर्स फॉर ऑपरेटिंग द ट्रक्स. एग्रीमेंट में क्या लिखा था कि देखिए आज कोई भी ट्रांजेक्शन की जो टेनर है ना एग्रीमेंट का, जो भी स्कोप है एक सप्लायर का और रिसिपेंट का, वो कौन तय करेगा? एक एग्रीमेंट तय करेगा. परचेज ऑर्डर हो सकता है या कोई वर्क ऑर्डर भी हो सकता है, या जैसे टेंडर के थ्रू होते हैं ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो टेंडर में भी जनरल कंडीशंस होती हैं एट द टाइम ऑफ बिडिंग. दैट इज फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क ऑर्डर. तो देयर कैन बी डिफरेंट वेज. कोई एंगेजमेंट लेटर हो सकता है, एमओयू हो सकता है. So that is very important to determine the scope of services which a supplier has provided to the recipient. तो हमारे सामने यहाँ पे एक फैक्ट्स क्लियर है एज पर द एग्रीमेंट कि ग्लोबल सीमेंट के स्कोप में था कि भाई वो आपको डीजल प्रोवाइड करेगा. तो जाहिर सी बात है कि जो मैंने फ्रेट चार्जेस कलेक्ट किए हैं, इवन जो फ्रेट मैंने रिसीव किया है, दैट इज विदाउट द डीजल. तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है. सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर अनरिलेटेड पार्टीज. वो फैक्ट्स में मेंशन नहीं, पर अपन उसको केस स्टडी के लिए वी आर एज्यूमिंग कि बोथ आर दी अनरिलेटेड पार्टीज. तो लेट अस फर्स्ट लुक एट द लीगल प्रोविजंस व्हिच आर रिलेवेंट फॉर आवर डिस्कशन. तो कभी भी अपन कोई भी इशू को अप्रोच करेंगे तो उसके लिए वी शुड फर्स्ट एग्जामिन ऑल द लीगल प्रोविजंस. दैट इज द बेसलाइन. कि भी अगर कोई भी चीज है, जैसे कि अगर अपन वैल्यूएशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो वैल्यूएशन प्रोविजंस क्या कह रहे हैं, कंसिडरेशन क्या कह रहा है, सप्लाई का क्या प्रोविजन है, राइट. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कोड्स द कंसिडरेशन पार्ट. ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है. कंसिडरेशन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज. इसका मतलब कि चाहे मॉनेटरी पेमेंट हो चाहे नॉन मॉनेटरी पेमेंट हो, दोनों इसके अंदर कवर्ड है. पर वो पेमेंट किस चीज का होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो पेमेंट होना चाहिए आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट. तीन चीजें इन्होंने यहाँ पे कवर करी: इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. तो कोई ऐसा पेमेंट, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, वो सप्लाई के रिस्पॉन्स में उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट होना चाहिए. पेमेंट कोई भी कर सकता है, चाहे रिसिपेंट करे चाहे कोई और पर्सन करे उसके बिहाफ पे, दैट इज नॉट रिलेवेंट. वो कंसिडरेशन का पार्ट मिल जाएगा. देन कम्स बी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेन रेस्पेक्ट फॉर दी. कोई भी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कोई भी एक्ट या कोई फॉरबिडेंस अगर हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ अगेन वो सप्लाई. तो मतलब कि कंसिडरेशन के अगर अपन डेफिनेशन को समझें, उसको एग्जामिन करें, तो बेसिक बात ये आती है कि भी कोई ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन
वो कंसीडरेशन का पार्ट माना जाएगा अगर वो उस पर्टिकुलर सप्लाई से उसका लिंकेज होना चाहिए। तो एनी फ्लो ऑफ कंसीडरेशन शुड हैव अ लिंकेज विद द पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे सप्लाई जो है वो तो क्लियर है कि भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मैंने प्रोवाइड करी है। सो अब अपन आगे चलते हैं कि कंसीडरेशन को अब आगे अपन वी हैव टू लुक एट द वैल्यूएशन एस्पेक्ट। जो डिपार्टमेंट ने एक वैल्यूएशन सेक्शन इन्वोक किया है उसके अपन डिस्कशन में चलते हैं। तो सेक्शन 7 के हिसाब से ये सप्लाई है, यस, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई, राइट। अब देखिए सेक्शन 15 के अपन इंटेंट को समझते हैं कि सेक्शन 15 की स्कीम क्या है। तो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली जो सेक्शन 15 है मैं सीधा वैल्यूएशन रूल्स में जा सकता हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट, आई हैव टू गो वन बाय वन कि द सेक्शन 15(1) टॉक्स अबाउट द ट्रांजेक्शन वैल्यू। जहां पे भी अगर सप्लायर और रिसिपिएंट अनरिलेटेड पार्टीज हैं एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लायर, तो वहां पे ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है वही टैक्सेबल वैल्यू होगा। देखिए एक गोविंद सरंग नारंग का एक क्लासिक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन की भी एक आज टैक्स कब लगता है किसी चीज पे, जिसके अंदर देर आर 4 पिलर्स ऑफ द टैक्सेशन। उसमें वन ऑफ द पिलर्स इज ऑल्सो द वैल्यूएशन, कि वैल्यूएशन जो होना चाहिए टैक्सेशन का, कि वैल्यूएशन क्लियर होना चाहिए। तो देर आर द प्रोविजंस इन जीएसटी लॉ, सेक्शन 15(1) प्रोवाइड्स फॉर द ट्रांजेक्शन वैल्यू, राइट। तो एज पर 15(1) जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ट्रांजेक्शन वैल्यू थी जो मैंने फ्रेट चार्जेस एज पर द एग्रीमेंट मैंने आपसे रिकवर किया। सप्लाई और रिसिपेंट दोनों अनरिलेटेड है, राइट। तो दैट वाज द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे आते हैं 15(2) में। उसके अलावा उन्होंने कुछ इंक्लूजन दे रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं कि इसके बाद में भी कुछ ऐसे चीजें हो सकती हैं जो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 2A की बात करें तो इट इज नॉट रिलेवेंट, सो आई एम स्किमिंग इट। और 2B पे मैं लास्ट में आऊंगा, उससे पहले मैं रूल आउट कर देता हूँ 2C, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपेंट ऑफ ए सप्लाई एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। तो यहाँ पे देखिए डीजल का एज सच सप्लायर ने कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं किया है, उसने तो कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं किया। तो एज सच देयर इज नो चार्जिंग बाय द सप्लायर टू द रिसिपेंट। कोई भी उसने ना एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, उसने सिर्फ फ्रेट चार्जेस रिकवर किए हैं। और फ्रेट चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हो सकता है उसने बाकी एक्सपेंसेस किए होंगे, पर वो अलग से उसने चार्ज नहीं किया क्योंकि वो एग्रीमेंट का पार्टी नहीं था। सो बेसिकली फ्रेट चार्जेस इंक्लूड ऑल अदर एक्सपेंसेस, वो चाहे ड्राइवर की सैलरी हो सकती है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, राइट। देन कमिंग टू डी, डी इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर, ई इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर। सो नाउ आई विल कम टू बी, एंड दिस इज द कंटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट इस वैल्यूएशन जो डीजल की बात कर रहा है कि इसमें ऐड होना चाहिए, वो 15(2)B के अंदर उसको ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए जो डीजल के वैल्यूएशन की बात है, ये स्पेसिफिक इस तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं कि कई बार कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जीएसटी में ये नया इशू है, ये पहले प्री जीएसटी में भी इशू था। उसके अभी अपन डिस्कशन करेंगे जुडिशियल उसका क्या व्यू है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी होता है कि भी कॉन्ट्रैक्टर को जो बिल्डर है उसने कहा कि भी ठीक है आप हमें सर्विस प्रोवाइड करें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, पूरा आप कंस्ट्रक्शन करें, और उसमें जो सीमेंट है और स्टील है उसकी वैल्यू है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करें। तो ये भी इस तरह का एक ट्रांजेक्शन है, इस तरह के और भी सिनेरियोस हो सकते हैं। तो 15(2)B को अपन एक बार रीड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे अपना पूरा केस स्टैंड करता है। एनी अमाउंट that the supplier is liable to pay in relation to such supplier। इसका मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा अमाउंट जो सप्लायर की लाइबिलिटी है in relation to such supplier but which has been incurred by the recipient of the supplier and not included in the price actually paid or payable for the goods or services। तो पहली चीज, क्या डीजल प्राइस में इंक्लूडेड था जो मैंने चार्ज किया, नहीं था। तो जो लास्ट वाला पोर्शन है वहां पे तो मैं कवर होता हूँ नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड। पर क्या मैं फर्स्ट वाला जो मेरा लेग है इस पर्टिकुलर क्लॉज का, क्या मैं उसमें कवर होता हूँ क्या? सप्लायर इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई। अब सप्लायर की क्या कोई लाइबिलिटी थी उस सप्लाई के रेफरेंस में, अब वो क्या कौन डिसाइड करेगा? आज अगर इस तरह के केसेस अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट इज ऑल्सो एग्जामिन द सब्सटेंस एंड द क्लॉजेस ऑफ द एग्रीमेंट,
कि भी आपका जो बेसिक इंटेंशन क्या था एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट में क्लॉजेस क्या थे, आपका स्कोप क्या था। तो क्या एज पर एग्रीमेंट, मतलब आप चैट बॉक्स में भी इसको डाल सकते हैं, मैं जस्ट आई एम पोजिंग ए वन क्वेश्चन हियर, कि क्या एज पर दी एग्रीमेंट क्या सप्लायर की कोई लाइबिलिटी थी कोई अमाउंट को पे करने की इन टर्म्स ऑफ डीजल। उसको अगर अपन आगे पढ़ते हैं, बट मतलब ऐसी कोई लाइबिलिटी होनी चाहिए बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होता कि भाई आज मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का एग्रीमेंट दिया है, जितने भी उसमें खर्चा है वो आप अपने एंड पे करें, डीजल भी आप ही बनाएं, ये एग्रीमेंट में मेंशन होता सपोज। पर उसके बाद में रिसिपेंट एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली वो करता कि नहीं ठीक है डीजल मैंने भरवा दिया, तो अगर मैं फ्रेट में से उस डीजल की कॉस्ट का डिडक्शन कर लेता तब तो 15(2) भी मेरे पे लग जाए। क्यों? क्योंकि मेरे स्कोप के अंदर शामिल था। एज पर द एग्रीमेंट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डीजल या जो कॉस्ट ऑफ डीजल है वो मेरे स्कोप के अंदर शामिल था, और उसका पेमेंट किसने कर दिया? रिसिपेंट ने कर दिया। तो मेरी लाइबिलिटी थी एज पर दिस एग्रीमेंट। पर अभी जो करंट अपन ने एग्रीमेंट को डिस्कस किया, जो फैक्ट्स अपन ने डिस्कस किए हैं, जब ये क्लियरली मेंशन है कि भाई जो स्कोप है दैट डजंट इंक्लूड डीजल इन माय स्कोप, सो आई वाज नॉट लायबल टू पे। सो इन माय हम्बल ओपिनियन 15(2)(b) से हम बाहर हो जाते हैं। अभी तो अपन एक बार लीगल डिस्कशन कर रहे हैं, नाउ वी विल फॉलो दिस बाय द सम जुडिशियल प्रिंसिपल्स ऑन दिस पार्ट। फिर 15(3) में जाते हैं, तो 15(3) में भी हम अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंड देखिए 15(4) भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं डिपार्टमेंट क्या करता है कि डायरेक्टली वैल्यूएशन रूल अप्लाई कर देता है, रूल 27 ओपन मार्केट वैल्यू, विदाउट इवन गोइंग इनटू सेक्शन 50। देखिए आज अगर वैल्यूएशन रूल आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पहले 15(1) से जाना पड़ेगा, उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा विद सम रीजनिंग। आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन वैल्यू को रिजेक्ट नहीं कर सकते। 15(1) जो इसका जो स्कीम है वैल्यूएशन का, आप 15(1) में जाएंगे, 15(2) ठीक है इंक्लूजन की बात कर रहा है, 15(3) एक्सक्लूजन की बात कर रहा है, देन 15(4) सेज अगर उसके बाद भी आप अगर वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाए, then it will be determined in such manner as may be prescribed, prescribed नहीं prescribed by the rules। जो रूल बहुत सारे prescribed है 27 onwards, अलग अलग सिचुएशन के। तो आप डायरेक्टली 27 में नहीं जा सकते कि आपने डायरेक्टली उसको ऐड कर दिया। फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट रिजेक्ट द ट्रांजेक्शन वैल्यू, राइट। तो ये रूल 27 है। एक इसमें एक सर्कुलर भी है 47, हालांकि बहुत डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है, पर द कॉन्सेप्ट अगर उसकी बात करें, जो प्रिंसिपल है वो सर्कुलर का, तो उसमें ये मेंशन्ड है कि उन्होंने एग्जांपल दिया कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एंड ओईएम का, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो अगर जहां पे अगर ओईएम के स्कोप में कुछ मोल्ड्स एंड डाइस थे, राइट, जो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, तो उसमें उन्होंने क्लैरिफाई दिया है कि भाई जो कॉस्ट है मोल्ड और डाइस की वो उसके आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं होगी। तो ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं अपन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज है कि भी जो यहाँ मोल्ड्स एंड डाइस है वहां पे डीजल है, मेरे स्कोप में नहीं। चलिए, तो अब हमारे पास में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल हैं इस केस को कंटेस्ट करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं, देन हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े। तो जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया 15(1) 15(2) पे ओनली अमाउंट सप्लाई इज लायबल टू इनकर, बट इनकर बाय द रिसिपेंट इंक्लूडेबल है, तो मैं यहाँ से बाहर हो जाता हूँ। इट इज क्लियरली मेंशन्ड एट द सीमेंट कंपनी रिसिपेंट इज लायबल टू इनकर कॉस्ट ऑफ डीजल एंड प्रोवाइड टू द ट्रांसपोर्टर। क्योंकि डीजल मेरे स्कोप में नहीं था तो मैं उसको इंक्लूड करने की पोजीशन में नहीं था। फर्दर कंपोजिट सप्लाई की भी बात कई सस्टेन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई तो है ही नहीं, है कि सप्लाई तो एक ही इशू वैल्यूएशन का है, तो सप्लाई का यहाँ पे कोई एसएच पे लिंकेज नहीं है। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी आई हैव ब्रीफ्ड कि भी ट्रांजेक्शन वैल्यू कैन नॉट बी रिजेक्टेड एंड रूल 27 कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली। आपको पहले 15(1) से जाना पड़ेगा, ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट दो जजमेंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा। कुछ एडवांस रूलिंग, ये फेवरेबल एडवांस रूलिंग है फॉर योर रेफरेंस। और सुनील गिरी ऑफ इन राजस्थान इटसेल्फ, और एक महाराष्ट्र में है। सुनील गिरी जो एडवांस रूलिंग है वो इटसेल्फ इज इन फॉर द सेम इशू,
जीटीए सर्विस था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसमें उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट इनफिटेबल। हालांकि क्योंकि एडवांस रूलिंग है तो बहुत ज्यादा अपन उसको प्रेसिडेंशियल वैल्यू दे सकते, बट इट इज नॉट बाइंडिंग, राइट। फिर अपन प्री जीएसटी रिजीम की बात करें तो भयाना बिल्डर्स का एक सेटल्ड जजमेंट है इस पर्टिकुलर चीज पे, ऑन वैल्यूएशन ऑफ द फ्री ऑफ कॉस्ट पे, जहां पे उन्होंने ये जजमेंट दिया था कि दैट सुप्रीम कोर्ट का वैल्यू ऑफ गुड्स मटेरियल्स कैन नॉट बी एडेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑफर्स एंड नोटिफिकेशन। वहां पे सेक्शन 67 जो वैल्यूएशन प्रोविजन था उसको उन्होंने डिस्कस किया था, राइट। तो ये बेसिकली उसमें फैक्ट्स थे अबाउट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कि भी सीमेंट है, स्टील है, सैंड मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया आपको। तो उसका भी अपन यहाँ पे प्रिंसिपल डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज प्री जीएसटी रिजाइन, एंड जीएसटी के अंदर मे बी जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है वो आगे चेंज हो सकता। तो दिस इज ऑल्सो प्री जीएसटी। अब आ जाते हैं अपन जीएसटी रिजाइन के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, वन इज फेवरेबल एंड अनदर इज कॉन्ट्राडिक्टरी। वन इज नेगेटिव जजमेंट विच इज इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू। दोनों को अपन बात करेंगे और फिर एक अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। देखिए आज केस स्टडी बेस्ड डिस्कशन में क्या हो सकता है कि देयर कुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ द डिफरेंट प्रोफेशनल्स। तो हमारा क्या व्यू है उस पर्टिकुलर चीज पे, दैट वी विल बी कवरिंग, सो दैट आपके पास एक कंक्लूजन भी पहुंचे। तो देखिए न्यू जैन ट्रांसपोर्ट में भी एग्जैक्टली सेम इशू था। वहां पे हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने बाय टेकिंग रेफरेंस ऑफ बयाना बिल्डर्स उन्होंने ये हेल्ड किया कि भी वहां पे वैल्यू ऑफ डीजल विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी वैल्यू ऑफ फ्रेट चार्जेस पे इंक्लूड नहीं होगा। ये फेवरेबल जजमेंट था और बेसिस लिया था बयाना बिल्डर्स, जिसको अभी हमने डिस्कस किया सेक्शन 67 के बारे में, उसमें चर्चा थी, राइट। तब डिपार्टमेंट के एंगल से, जो डिपार्टमेंट अगर इस तरह के नोटिस आ रहे हैं तो वो उसमें ये वाला जजमेंट जो है श्री जी ट्रांसपोर्ट का एक जजमेंट है उसको वो कोट कर रहा है। आई थिंक ये कई स्लाइड के अंदर इसमें आया नहीं है, मैं वैसे ही आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। तो श्री जी ट्रांसपोर्ट में उन्होंने जो रीजनिंग लिया है, उन्होंने क्या कहा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट है। उन्होंने ये कहा कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है वो विदाउट फ्यूल हो ही नहीं सकती। तो जो फ्यूल है वो एसेंशियल एलिमेंट है। द फ्यूल इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी। तो इस कारण से आपने कोई भी आप एग्रीमेंट कर लें, मतलब उन्होंने कहा कि आप एग्रीमेंट से जो स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है 15(2)(b) का, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। सो दैट वाज द जजमेंट गिवन बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। सो नो, अपने पास इसका काउंटर ये है कि भाई देखिए कहीं भी जीएसटी लॉ कैन नॉट रन और कैन नॉट डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी बेस्ड ऑन द एसेंशियलिटी और द बिजनेस। वो तो लॉ डिटरमाइन करेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द एग्रीमेंट। अगर आज दोनों पार्टीज के बीच में, आज सप्लाई कब होगी? सप्लाई होगी जब दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक म्यूचुअल कंसिडरेशन पास होगा, टर्म्स डिसाइड होंगे। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को बाईपास नहीं कर सकता। अगर मैंने कोई टर्म्स डिसाइड कर लिए हैं कि जिसके हिसाब से डीजल मेरे स्कोप में नहीं है, तो इवन इफ इट इज एसेंशियल, आज अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में भी सीमेंट स्टील भी उतना ही एसेंशियल है। ऐसे तो आज फ्री ऑफ कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज में चलता है। मतलब एसेंशियलिटी कैन नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यूएशन। वो तो आपका लॉस ही चलेगा 15(2)(b) के स्कोप से ही चलेगा, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया इन माय हम्बल ओपिनियन कि वो आपका उसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, right? इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब जीएसटी लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था, राइट, तो जीएसटी लॉ से पहले जो ड्राफ्ट एक पब्लिक डोमेन में आया था उसमें क्लॉज था जो उन्होंने उसको बाद में चेंज कर दिया। तो क्लॉज में ये लिखा था, ये क्लॉज आप यहाँ देख सकते हैं, ड्राफ्ट जीएसटी लॉ, द वैल्यू अपॉर्शन्ड एज अप्रोप्रिएट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज एज आर सप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई फ्री ऑफ चार्ज। तो ये मतलब पहले जो ड्राफ्ट था ना उसके अंदर इस क्लॉज का जो स्कोप था वो वाइडन था, और वहाँ क्लियरली उन्होंने चीज को मेंशन कर रखा है। यहाँ पे उन्होंने इस बारे में बात नहीं करी कि लाइबिलिटी किसकी थी और पेमेंट किसने किया। ये क्लॉज जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो ये इसको हटा दिया गया और वो अपना रिप्लेस हो गया। तो मतलब अगर अपन लेजिस्लेटिव हिस्ट्री और उसके इंटेंशन की भी बात करें तो फ्री ऑफ चार्ज वाला जो क्लॉज था उन्होंने एक तरह से कॉन्स्पिशली उसको हटाया।
So that is also important point for consideration. हालांकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस पॉइंट को भी रिजेक्ट कर दिया, पर दिस इज कंसिडरेशन बिकॉज आज कोई भी कोर्ट के अंदर कभी भी इंटेंशन की बात आती है तो दे लुक फॉर द इंटेंशन ऑफ द लॉ, लुक फॉर द इंटेंशन ऑफ द प्रोविजन, एक मिसचीफ रूल होता है उसके हिसाब से. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस स्टडी. और ये इश्यूज फॉर कंसिडरेशन में क्योंकि आई हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड, most of the answers will be no, right, for these issues. And now I will request Saurabh if you can take up your part. Thank you. Then I will come again for the another case study. Thank you very much. So I hope my screen is visible and I'm audible too, right? तो सबसे पहले I would like to thanks the entire ICI team for organizing such a good seminar, and quickly would like to again start with the next case study, which is denial of ITC on account of supplier not filing 3B. बेसिकली इसमें जो मुद्दा है वो ये है कि सेक्शन 16 कुछ कंडीशंस बताता है, वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपको आईटीसी एलिजिबल होती है. लेकिन बहुत से ऐसे केसेस अभी आए थे जिसमें ऐसा देखने को मिला कि हमारे जो सप्लायर्स हैं उन्होंने हमें सप्लाई करी, उन्होंने हमें इनवॉइस भी दिया, गुड्स हमें मिल भी गया, हमने 3B के अंदर हमारा रिटर्न फाइल करके उस क्रेडिट को अवेल भी कर दिया. लेकिन सप्लायर के एंड पे एक डिफॉल्ट हो गया कि उसने जो भी टैक्स का पैसा हमसे लिया था उसको उसने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया. सो नेक्स्ट केस स्टडी उसी चीज के ऊपर कहीं रिवॉल्व करेगी. केस स्टडी में हम बेसिकली जेन्युइन ट्रेडर्स हैं जो रेसिपेंट है, और उसने मेसर्स इंसॉल्वेंट लिमिटेड जो सप्लायर है उससे कुछ माल खरीदा था. वो माल भी उसके पास आया, सारे ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब उसके पास है. लेकिन जो सप्लायर है इंसॉल्वेंट लिमिटेड वो 3B अपना प्रॉपर्टी भर नहीं पाया, या 3B भरा तो उसने जीरो वैल्यू से भर दिया, और उसके बाद में गवर्नमेंट को एक भी पैसा उसने जीएसटी का नहीं दिया. अब वो इंसॉल्वेंट हो चुका है. अब डिपार्टमेंट उससे क्योंकि रिकवरी नहीं कर पा रहा है तो वो मेरे पास आया और उसने ये बोला कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी ये कहता है कि अगर आपको आईटीसी लेनी है तो जो भी जीएसटी का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को जमा होना चाहिए. अगर वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट नहीं हुआ है तो आप वो आईटीसी नहीं ले सकते. सो दिस इज आवर मेन इशू. अब जेन्युइन ट्रेडर्स जो है वो बचने के लिए क्या क्या कर सकता है उन चीजों पे हम बात करते हैं. जो मेन क्वेश्चंस अराइजिंग है इस केस स्टडी में से वो यही है कि क्या सप्लायर जिसको टैक्स का पैसा जो भी था, जीएसटी का पैसा जो था वो गवर्नमेंट को चुकाना था, अगर वो कोई गलती करता है तो क्या उसकी वजह से जो जेन्युइन टैक्स रेसिपेंट है क्या उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जानी चाहिए, क्या उसकी आईटीसी डिनाई कर देनी चाहिए. सो दिस इज आवर मेन क्वेरी एंड मेन इशू बिहाइंड दिस केस स्टडी. और ऐसे ही 16(2)(c) को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे. और क्या प्रैक्टिकल मैकेनिज्म्स ऐसे अवेलेबल है रेसिपेंट के पास कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरे सप्लायर ने 3B फाइल किया है या नहीं किया, या अगर 3B फाइल किया भी है तो क्या उसने मेरे इनवॉइसेस जो मुझे दिए हैं, जो मुझे इशू किए हैं, उसके ऊपर टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को पे कर दिया है या नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर केस स्टडी. सबसे पहले जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम कोई भी केस स्टडी को डिस्कस करने के साथ साथ सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस जो हैं उनको भी एक बार टच करेंगे और उनसे एक अपनी व्यू बनाएंगे कि क्या हम ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और हमारे पास बचने के क्या रास्ते हैं, जो रेसिपेंट है उसके पास बचने के क्या रास्ते हैं. तो सेक्शन 16(2)(c) जो है हमने एक तो उसको रिप्रोड्यूस किया हुआ है, विच सेज
Subject to the provisions of Section 41, the tax charge in respect of such supplier has been actually paid to the government either through cash or ITC in respect of such supplier. So there is a condition. ये condition तो है. अब नेक्स्ट हमारा एक रूल 36 और है जो कहता है कि अगर आपको कोई आईटीसी लेनी है तो जो भी रूल 46 होता है उसके हिसाब से जो जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो उस इनवॉइस के अंदर होने चाहिए. अगर वो सारे पर्टिकुलर्स उसके अंदर है तो आपकी आईटीसी एलिजिबल मानी जाती है. सो दिस इज जस्ट अ सपोर्टिंग कि मेन हमारा सेक्शन 16 की कंडीशन तो है ही है, लेकिन रूल भी ऐसा कहता है कि दूसरी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी कि रूल 46 के हिसाब से हमारा इनवॉइस होना भी चाहिए. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो 16(2)(c) में भी लिखा हुआ एक सेक्शन का रेफरेंस है, सेक्शन 41. ये सेक्शन 41 के अंदर चेंजेस हुए थे 1/10/2022 से, और वहां पे ये कहा गया था, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन लाया गया था जो ये कहता था कि अगर आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 भर देता है लेकिन जीएसटीआर 1 भरने के बाद टैक्स का पैसा चुकाता नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप एज ए रेसिपेंट वुड बी लायबल टू रिवर्स सच आईटीसी. तो 1/10/2022 के बाद में तो ऐसा एक प्रोविजन स्पेसिफिकली इंसर्ट हुआ है जीएसटी लॉ में जो ऐसी बाइंडिंग कहीं करता है, जो रेसिपेंट के ऊपर भी एक ये कंडीशन डालता है कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स का पैसा नहीं चुकाया है तो ऐसे केसेस में आपको ऐसी ऐसी आईटीसी जो भी होगी उसको आइडेंटिफाई करना है और अपने रिटर्न्स में जाके वापस रिवर्स करना है. लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट जो है वो भी ये मेंशन है यहाँ पे सेक्शन में, इन द प्रोवाइजो, वहां पे ये लिखा है कि अगर मेरा सप्लायर ये टैक्स का पैसा कभी भी आगे जाके चुका देता है तो ऐसे केसेस में मैं ऐसी आईटीसी को एज ए रेसिपेंट मैं ऐसी आईटीसी को वापस रीअवेल कर सकता हूँ. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर मेरा कोई ऐसा डिफॉल्ट था जो अब रेगुलराइज कर दिया है मेरे सप्लायर ने, तो ऐसे केसेस में मुझे आईटीसी वापस मिल जानी चाहिए. अब सेक्शन 41 की एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये इंसर्ट हुआ था 1/10/2022 से. उससे पहले वाले पीरियड के अंदर ये जो सेकंड सबसेक्शन है ऐसा कोई सेक्शन या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था विच सेड कि अगर आपने आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया तो आप ऐसी आईटीसी को रिवर्स करें. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यही सेक्शन 41 जो है इसी के साथ एक 2 महीने बाद ही एक दिसंबर 22 में रूल 37A भी इंसर्ट हुआ. वो रूल भी जैसा मैं अभी ब्रीफ कर रहा था वो यही कहता है कि अगर सामने वाले सप्लायर ने 1 भर दिया लेकिन 3B के अंदर उसने पेमेंट नहीं किया है, ऐसे केसेस के अंदर आपको अगले साल का जो भी सितंबर होगा, इस फाइनेंशियल ईयर के अगले साल जो भी हमारा सितंबर आएगा उस समय तक आपको ऐसी आईटीसी को रिवर्स कर देना है. रीअवेलमेंट की बात भी यहाँ कही हुई है. ये जो रिवर्सल होगा इस पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ब्याज भी पे करना पड़ेगा, सो इंटरेस्ट ऑल्सो वी नीड टू पे. लेकिन रीअवेलमेंट वाली बात इज एन इंपॉर्टेंट हाईलाइट विच वी शुड नो कि अगर मेरा सप्लायर उसको ठीक कर देता है तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी आईटीसी एक तरीके से लॉस्ट है, खत्म हो गई. विदाउट सीइंग द टाइम लिमिट वो आईटीसी मुझे मिल जानी चाहिए. दिस इज व्हाट द रूल इज अबाउट. अब नेक्स्ट कुछ हम पॉइंट पे डिस्कस करते हैं सेक्शन 76 पे भी, विच बेसिकली रिलेट्स टू ऐसी सिचुएशन जहां पे टैक्स कलेक्ट तो हो चुका है, तो सप्लायर ने मेरे से जो जेन्युइन ट्रेडर्स है उससे टैक्स तो कलेक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट के अंदर जो ट्रेजरी है उसमें जमा नहीं कराया. तो ऐसे केसेस में सेक्शन 76 में स्पेसिफिक पावर दे रखी है कि आप उस सप्लायर के ऊपर एक नोटिस इशू कर सकते हो और जितना भी पैसा उसने गवर्नमेंट को नहीं चुकाया है वो उससे रिकवर कर सकते हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ राइट विच हैज बीन गिवन टू द डिपार्टमेंट टू कलेक्ट द टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर. अब इन सभी लीगल प्रोविजंस का एक एनालिसिस अगर हम करें तो जेन्युइन के पक्ष में क्या क्या बातें आएगी उन्हें हम बात करते हैं. तो पहली चीज तो है कि जितनी भी हमारी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस है सेक्शन 16 की कि इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव होने चाहिए, पेमेंट जो है वो बैंक से या जो भी हमारा प्रूफ है कि हमने उसको सारे पेमेंट कर दिए हैं वो सारी चीजें हम अगर जस्टिफाई कर देते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज तो हमेशा हमें जस्टिफाई, कोई सा भी अगर ऐसा इशू आएगा तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आईटीसी हमें मिल पाएगी.
वरना ना डिपार्टमेंट ना कोई आगे वाला कोर्ट आपको ऐसी आईटीसी दे पाएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी सारी कंडीशंस को तो इन एनी केस आपको जस्टिफाई करवाना ही है. एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिप्लाई आपको ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी कहीं ना कहीं साथ में डिपार्टमेंट को सबमिट करने चाहिए कि हमारी बाकी सारी चीजें ओके है. और पेमेंट एट द एंड हमने हमारे सप्लायर को सारा का सारा करा हुआ है. सो दिस विल एड ऑन टू द पॉइंट कि आप एक जेन्युइन रेसिपेंट. प्लस आज की अगर हम बात करें तो टू बी के अंदर वो क्रेडिट हमें हमें दिखनी चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है, तो वो भी आज हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है. प्लस कोई मिली भगत नहीं है, ये वाला भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है जो हमें भी जस्टिफाई और हमारे रिप्लाई में इंक्लूड करना चाहिए कि सप्लायर ने अगर टैक्स का पैसा नहीं चुकाया है तो वो और मैं हम हमारी कोई मिली भगत नहीं थी. इट इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर. ऐसा नहीं है कि हम दोनों ने मिलकर ऐसी फेक आईटीसी का कोई एक बिजनेस चालू किया था. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस हमारे इस केस में क्योंकि सेक्शन 73 में नोटिस इशू हुआ है, तो इस वजह से हम ये भी चीज देख रहे हैं कि कोई एलिगेशन फ्रॉड सप्रेशन ऐसा भी हमारे ऊपर एलिगेशन नहीं है. अगर हम देखें कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं तो एक कंडीशन बचती है कि जो भी टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट को पे होना चाहिए. उसके लिए सेक्शन 41 रेड विद रूल 37 ए भी इंसर्ट हो गया है जो कहता है कि आप अपनी आईटीसी रिवर्स कर दो अगर सप्लायर ने पे नहीं किया है तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि मेरे सप्लायर ने 3B भरा है या नहीं भरा है. एक सर्टेन पीरियड की बात करें तो उस समय तक तो हमें कहीं किसी भी एंगल से अवेलेबल कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी अवेलेबल नहीं थी. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब कुछ कुछ मैकेनिज्म्स अवेलेबल हो रहे हैं हमारे पास. जैसे कि जीएसटीआर 2B जो होता है अगले साल के सितंबर का या ऑनवर्ड्स, वो ऑटोमेटिक हमें बता देता है कि ऐसी कितनी आईटीसी है जिसके अंदर जो आपकी 2B के अंदर तो दिख रही है लेकिन आपके सप्लायर ने उसका टैक्स का पैसा नहीं चुकाया है क्योंकि 3B फाइलिंग स्टेटस नो आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो ए इंडिकेटिव चेक कि 3B फाइल्ड और नॉट फाइल्ड. इफ नॉट फाइल्ड तो आपको आईटीसी सारी की सारी रिवर्स करनी है. बट क्या इससे भी प्रूव हो जाता है कि मेरे सप्लायर ने टैक्स का पैसा नहीं चुकाया है? व्हाट इफ कि 3B उसने फाइल नहीं किया लेकिन डीआरसी उसने फाइल कर दिया हो या कोई और मोड ऑफ पेमेंट से उसका टैक्स रिकवरी हो गई हो. सो दोज थिंग्स आर नॉट एनकम्पास हियर. वो सारी चीजें कहीं यहाँ पे डिस्कस ही नहीं है रूल में. तो रूल ये कह रहा है कि अगर फाइल नहीं किया है तो आप रिवर्स करो. किसी भी तरीके से उसका लिंकेज नहीं है कि कहाँ से हमें चेक करना है. सो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी विच कम्स इनटू द प्ले बिकॉज एट दिस जंक्शन आई एम नॉट श्योर कि मेरे सप्लायर ने टैक्स का पैसा पे किया है गवर्नमेंट को या नहीं किया है. हो सकता है 3B फाइल्ड भी आ रहा हो लेकिन उसने पार्ट अमाउंट ही पे कर रखा हो. देन व्हाट? तब भी डिपार्टमेंट मेरे पास आ ही सकता है रेसिडेंट के पास और ये कह ही सकता है कि आपकी आईटीसी एलिजिबल नहीं है. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें कहीं हमारे रिप्लाईज में लेना चाहिए कि देर इज नो सच स्पेसिफिक मैकेनिज्म अवेलेबल. अगर हम स्टार्टिंग पीरियड ऑफ जीएसटी की बात करें तो जीएसटीआर 1, 2, 3 तीन कहीं रिटर्न होते थे. अगर मेरे सप्लायर ने 1 के अंदर मेरी डिटेल नहीं दिखाई होती थी तो मैं 2A में या 2 में उस डिटेल को डाल के उसके सामने रिफ्लेक्ट करवाता था और सप्लायर उसको एक्सेप्ट करता था कि हाँ ऐसी एक्चुअली मेरी सप्लाई है जो मैंने 1 में नहीं दिखाई. अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिक डिटरमाइन होके जीएसटीआर 3 में आती थी और उससे अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज होती थी. तो एक सर्टेन अमाउंट तक हमारे पास कई इंफॉर्मेशन रहती थी कि मेरे सप्लायर ने उसको एक्सेप्ट किया है मेरे ऐसे इनवॉइस को या नहीं, या उसका पेमेंट किया है या नहीं. बट आज की डेट में स्पेसिफिकली ऐसा कोई भी हमारे पास ना पोर्टल हमें ऐसी रियल टाइम कोई फैसिलिटी दे रहा है या कोई और तरीके से हमें मिलती है. तो ऐसे केसेस में एक जो रीजनेबल जो इंटरप्रिटेशन निकलता है वो ये निकलता है कि डेफिनेटली ये बात तो लिखी हुई है कि टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाना चाहिए. लेकिन जीएसटी लॉ में स्पेसिफिकली ये भी लिखा हुआ है कि सप्लायर विल बी द पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अदर देन आरसीएम वाले केसेस में कि वो कोई सी भी सप्लाई जो अगर वो करता है सप्लायर तो उसका टैक्स का पैसा वो गवर्नमेंट को चुकाएगा. अगर नहीं चुकाएगा तो गवर्नमेंट के पास सेक्शन 76 का राइट है कि वो नोटिस देके उसकी रिकवरी कर लेगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
इसको देख के हम एक लॉजिकल जो रीजनिंग ये बना सकते हैं कि एक तरीके से सप्लायर जो है वो गवर्नमेंट का ही एजेंट है, जो कंसिडरेशन के रूप में मेरे से टैक्स का पैसा लेता है और गवर्नमेंट को जमा करा। तो इनडायरेक्टली अगर मैंने अपने सप्लायर को पैसा पे करा है, तो एक तरीके से इट इज एज गुड एज पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट के एजेंट को पैसा दे रहा हूँ। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजेंट से कैसे उसको कलेक्ट करना है। उसके बाद सेक्शन 76 है, दूसरे प्रोविजंस है जिसमें वो नोटिस देके रिकवरी कर सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लस एक चीज और जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि अगर एज अ रेसिपेंट मेरे से आईटीसी रिकवर कर ली जाती है, तो भी क्या, एक सिमिलर पैरेलल प्रोसीडिंग ऑलरेडी हो सकता है सप्लायर के ऊपर भी चल रही होगी, क्योंकि उसने भी टैक्स का पैसा पे नहीं किया है। व्हाट इफ कि उस प्रोसीडिंग में उसने भी टैक्स का पैसा जमा करा दिया। अगर वो वहां जमा करा देता है तो उस केस में तो मेरे पास ये आईटीसी ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जानी चाहिए, क्योंकि वो सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल हो गई है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि डबल टैक्सेशन भी एक हमारा ग्राउंड हो सकता है ऐसे केसेस में, विच सेज कि बायर को आप कितनी बार सफर कराओगे, कि एक बार तो टैक्स का पैसा वो ऑलरेडी दे चुका है, वो आईटीसी का बेनिफिट है वो भी खत्म हो रहा है, तो आप वो भी हमसे ले रहे हो। तो मैंने सप्लायर को भी पे कर दिया और मैं आईटीसी भी वापस सारी की सारी रिवर्स कर रहा हूँ। सो विच इज कॉजिंग ए इनजस्टिस टू द रेसिपेंट। और इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जीएसटी में भी और प्री जीएसटी में भी, जो ये कहते हैं कि ऐसे केसेस में जहां सप्लायर का डिफॉल्ट है वहां पे आप रेसिपेंट को डायरेक्टली पनिश नहीं कर सकते। अगर रेसिपेंट जेन्युइन है तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको सप्लायर के पास जाना चाहिए। आपके पास इनफ मैकेनिज्म्स है, उन मैकेनिज्म्स को यूज करके आपको सप्लायर से सबसे पहले रिकवरी करनी चाहिए। और वो रिकवरी करने के बाद अगर फिर कोई अगर ऐसा इशू आता है कि रिकवरी नहीं हो पा रही और कोई ऐसा केस है, तो आप यू कैन कम टू द रेसिपेंट, बट डायरेक्टली आप रेसिपेंट के पास नहीं जा सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं, बहुत सारे जजमेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे, जिसमें से कुछ मैंने जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाए हैं। तो अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहीं जजमेंट आया था, और ऐसे ही अगर आप देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग के केस में। ये वाला हमारा प्री जीएसटी का था, बट लॉजिक वही था कि डायरेक्टली आप किसी भी बोनाफाइड परचेजर जो है, जिसकी कोई वहां गलती नहीं है, जिसकी कोई मिली भगत नहीं है, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो उसका फॉल्ट आप नहीं निकाल सकते। आपको सब जो सप्लायर है, जो सेलर है, सबसे पहले उसके पास जाना चाहिए। और ऐसे ही डीवाई बीथल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो जीएसटी का ही है। और सनक्राफ्ट एनर्जी जो हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये भी यही कहता है कि बोनाफाइड परचेजर को डायरेक्टली आप पनिश नहीं करें। सनक्राफ्ट एनर्जी में एसएलपी भी एक फाइल हुई थी, लेकिन वहां पे मॉनेटरी ग्राउंड्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस एसएलपी को कहीं रिजेक्ट किया था। तो बेसिकली ये जितने भी जजमेंट्स आज आपको दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अभी स्टैंड करते हैं इन द फेवर ऑफ एसएससी। तो हम बोनाफाइड परचेजर का बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जो ले सकते हैं फर्दर। ये कुछ और भी जजमेंट्स है जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाए हैं, इन सब जजमेंट्स को भी आप कहीं यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड ऑल्सो, कि कुछ नेगेटिव जजमेंट्स भी हैं, इवन जीएसटी के अंदर भी हैं। जैसे बिहार जो मतलब पटना हाई कोर्ट का जो अपना जजमेंट है आस्था एंटरप्राइजेस के अंदर, उसमें कहीं ये चीज भूली हुई है। उसमें डबल टैक्सेशन वाली बात को भी कहीं डिनाई करा था, और इसमें ये बोला हुआ है कि आईटीसी लेने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको आईटीसी मिलेगी, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। अब अगर आपने दोनों तरीके के जजमेंट्स देख लिए, कुछ फेवरेबल कुछ अनफेवरेबल, तो एट द एंड ये सारे केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे, और एट द एंड वहां से ही हमें एक तरीके से ये पता पड़ेगा कि ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्या प्रिंसिपल्स देता है, क्या अपना जजमेंट देता है कि why such ITC should be available to the SSC, to the recipient, and why it should not be available to the SSC or taxpayer. सो ऐसे केसेस में हमारी जो ओपिनियन है
वो यही है कि ऐसे केसेस को डेफिनेटली कहीं फाइट आउट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फेवरेबल जजमेंट्स भी हमारे पास हैं। जीएसटी रिजीम में भी, प्री जीएसटी रिजीम में, जैसे वैट रिजीम में भी कहीं ऐसा ही सिस्टम रहता। तो उस इंटरप्रिटेशन के लिए हमें डेफिनेटली ऐसे केसेस को कहीं लड़ना चाहिए। अब बात आती है लड़ना है बहुत सारे, क्योंकि दोनों टाइप के जजमेंट से तो बहुत ये रीजनेबल बात होती है कि कोई अगर कंजर्वेटिव है तो दे कैन टेक एन ऑप्शन कि हम इसको पे करके फिर कंटेस्ट करें विद द रिटन इंटीमेशन टू द डिपार्टमेंट कि ये जितना भी पेमेंट हम कर रहे हैं अंडर प्रोटेस्ट में है। अगर हम आगे जाके आईटीसी इस केस में जीतते हैं तो हम ये सारी आईटीसी वापस रिक्लेम करेंगे। सो दैट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर सच केसेस ऑल्सो। एक इंपॉर्टेंट पार्ट और जो था, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कि सेक्शन 41 जो है उसके अंदर ये जो आया था प्रोविजन विच सेड कि अगर आपकी कोई ऐसी आईटीसी है जो आपने ली है सप्लायर ने, लेकिन जिसका 3B फाइल नहीं किया है, तो आप उसको रिवर्स करें। तो उस स्पेसिफिक सेक्शन का इंसर्शन ही हुआ था 1 अक्टूबर 2022 से। सो हमारा ये जो केस स्टडी है ये पूरा उस आगे वाले पीरियड का है जहां पे ये सेक्शन एक्चुअली आज एग्जिस्ट कहीं करता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत तो कहीं इसमें हो सकती है। लेकिन व्हाट अबाउट उससे पहले वाले पीरियड की बात, उससे जुलाई 17 से अक्टूबर 22 या सितंबर 22 तक की अगर हम बात करें, तो तब तक ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था जो ये कहता था कि ऐसी आईटीसी अगर जिसमें सप्लायर ने टैक्स का पैसा नहीं पे किया है तो आप ऐसी आईटीसी को रिवर्स कर दें। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। सेक्शन 16(2)(c) था जो कहता था कि टैक्स शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट। उसके लिए हम अदरवाइज ऑलरेडी हमारे कुछ ग्राउंड जो हैं वो दे रहे हैं कि हमारा जो सप्लायर वो एजेंट ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उससे रिकवर करें कोई भी अगर रिकवरी करनी है। लेकिन पुराने वाले जो पीरियड है उसके अंदर कहीं हमारा एक अपर एज बनता है कि हम उस पीरियड के लिए कम से कम ऐसा कहीं कंटेस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि 1/10/2022 से ही ये प्रोविजन इंसर्ट हुआ है, देयरफॉर ये प्रोविजन, ये रेस्ट्रिक्शन जो है ये 1/10/2022 से प्रोस्पेक्टिवली लगेगा, क्योंकि प्रोविजन भी प्रोस्पेक्टिवली आया है। और इस ग्राउंड के बेसिस पे हमें कम से कम एक ग्राउंड और मिलता है कि हम अपनी पोजीशन को कैसे और स्ट्रॉन्ग करके डिपार्टमेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं और इवन कोर्ट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस केस स्टडी। निखिल सर, आप अभी एक और नेक्स्ट केस स्टडी लेना चाहेंगे? हाँ, मैं एक बार आई विल टेक अप द नेक्स्ट केस स्टडी, देन यू कैन कंटिन्यू जस्ट। अब थोड़ा सा फोकस चेंज करके हम आ जाते हैं रियल एस्टेट में, जो एक बहुत ही कंटेंशियस इशू था। और अभी अपन बात करेंगे कि भाई एक एंड और की लड़ाई कहाँ तक चली गई जिस टाइम। तो इसके फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि एक बिल्डर है, पैराडाइज डेवलपर, जो एक मॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लार्ज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। जस्ट मिनट। यस, पैराडाइज डेवलपर लिमिटेड है जिन्होंने लार्ज कमर्शियल एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दे आर डेवलपिंग इन डीपीपी मॉल इन गुड़गांव। एंड ना उसका जो मिक्स यूज रहने वाला है वो बेसिकली फॉर लीजिंग पर्पस है। मतलब दे आर नॉट सेलिंग दैट पर्टिकुलर मॉल, और वो जो पर्पस रहने वाला है वो लीजिंग का रहने वाला है। और एक उन्होंने एरिया डिटरमाइन कर लिया कि भी ठीक है, होटल के लिए 20,000 स्क्वायर फीट एंड मॉल के लिए होटल एरिया, मतलब कि मैं ऐसे डेवलपर आई विल बी गिविंग टू अनदर टू ए होटल यूनिट ऑन लीजिंग ओनली। तो बेसिकली मतलब लीजिंग इज द बेसिक पर्पस। अब हुआ क्या, जितने भी कंस्ट्रक्शन की आईटीसी थी, क्योंकि मॉल मेरा 3-4 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो मैंने आईटीसी अवेल कर लिया। 42 करोड़ का मेरा आईटीसी है एंड स्टिल दैट प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अब हुआ क्या, इस बीच में कुछ एक लास्ट ईयर में जो जुडिशियल डेवलपमेंट्स हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी एक रूलिंग आई, तो नाउ दिस पर्टिकुलर बिल्डर इज कंफ्यूज कि यार व्हाट शुड आई डू ऑफ दिस आईटीसी, क्योंकि आज की तारीख में आईटीसी मेरा अनयूटिलाइज्ड क्योंकि मेरा कोई टैक्सेबल सप्लाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है।
मैं खाली आईटी से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि सेल नहीं किया है तो देयर इज नो टैक्सेबल सप्लाई, राइट। जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब ऑपरेशनल हो जाएगा, जब मैं ऑक्यूपेंसी दे पाऊंगा, उसके बाद ही मैं लीजिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। हो सकता है कि आज मैंने लीज एग्रीमेंट एक एमओयू साइन कर लिया होगा कि भी कौन से ब्रांड्स आने वाले हैं, पर एग्जीक्यूट कब होगा? जब अल्टीमेटली जब प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लीज पे मैं ऑब्वियसली 18%, 18% जीएसटी आई विल चार्ज एंड पे, and only at that time I will be able to utilize this ITC of input tax credit, जो आज की तारीख में मेरा अनयूटिलाइज पड़ा। तो अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, और ये अभी वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इश्यूज रहा है कुछ टाइम में, जिसमें लिटिगेशंस भी रहे हैं हमारे पास में जुडिशियल रूलिंग भी हैं, और क्या हमारे पास इश्यूज कंसिडरेशन के हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। और क्या अगर डिपार्टमेंट कभी ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई डिमांड निकाल देता है तो वो किस चीज पे कंटेस्ट करने वाला है, आपका क्या व्यू रह सकता है, उसके बारे में अपन बात करें। तो सबसे पहले अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक्स, लीगल प्रोविजंस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट। Then Rule 42, which provides for the reversal of ITC if I am making any supply for exempt purposes or for common ITC reversal, basically. Then Section 16(1) is the principal section, जो मेरे को ITC eligibility देता है if I am using that particular purchases for the purpose of my business or for the furtherance in the course of business, right? So this is the primary section, Section 16(1). अब आ जाते हैं मेन प्रोविजन पे, जहां पे ये डिस्प्यूट अराइज हुआ था और अब आज का क्या उसका स्टेटस है। तो ये सारी कहानी शुरू हुई थी 17(5)(d से। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये एक तरह से जो अमेंडेड प्रोविजन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भी प्लांट एंड मशीनरी मेंशन्ड है। तो ये पहले बिफोर अमेंडमेंट इट वाज प्लांट और मशीनरी। तो एक बार अपन थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं इसकी, कि 17(5)(d एज इट एग्जिस्टेड, अभी वैसे ये जो अमेंडमेंट है ये अभी तक इफेक्ट में आया नहीं, आ जाएगा, क्योंकि दिस जो बजट आया था फरवरी में उसके अंदर इसको उन्होंने लेके आए हैं, प्रपोज किया है। तो बिफोर अमेंडमेंट जो लैंग्वेज थी वो थी गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट और मशीनरी था पहले, जो प्लांट एंड हो गया on his own account, including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business. 17(5)(c है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो अपन 17(5)(d की बात करते हैं, राइट। तो हुआ क्या था, एक ओडिशा हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, एक फेवरेबल जजमेंट था। आई थिंक इट केम अप मे बी आई थिंक 4 या 5 years बैक, 2018 या 19 में आया था, जिसमें सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट्स में उड़ीसा हाई कोर्ट हैज रेड डाउन दिस सेक्शन 17(5)(d एंड हेल्ड कि भाई जो कंस्ट्रक्शन की आईटीसी है, if I am using that purchases for construction of an immovable property which is mall, and that mall is meant for leasing, so it means I am liable to pay output GST, so you cannot deny that ITC to me. That's what was held by the Odisha High Court. उन्होंने ये हेल्ड किया। वहां पे प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट और मशीनरी के स्कोप के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, एक कंटेंशन था। देन ये मैटर ट्रेवल्ड अप टू सुप्रीम कोर्ट सफारी रिट्रीट्स केस में, एंड रिसेंटली अभी जो जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई प्लांट और मशीनरी इज डिफरेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी इज डिफरेंट, and a mall can be treated as a plant on a functional basis। अगर उसका पर्पस, अगर आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं जो एक स्पेशल पर्पस के लिए बिल्डिंग बन रही है फॉर पर्टिकुलर रीजन, फॉर पर्टिकुलर तो उसका अगर फंक्शनलिटी टेस्ट पास हो जाता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए प्लांट। तो उसके बेस पे क्या हुआ था कि भी आपको सबको, जितने भी जिन्होंने आईटीसी ली थी मॉल्स के कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, सो दे वर एबल टू अवेल दैट आईटीसी। एंड दैट अभी रिसेंट बजट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसको, उस जजमेंट का एक तरह से न्यूलिफाई कर दिया बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट इन दी सेक्शन 17(5)(d itself from a retrospective effect
1 जुलाई 17 से अमेंडमेंट प्रपोज्ड है, जो अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा इन सम टाइम। फाइनेंस एक्ट तो बन ही चुका है, अभी उसका वो इम्प्लीमेंटेशन में जो बाई वे ऑफ ए नोटिफिकेशन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। सो नाउ क्योंकि वो न्यूलिफाई हो गया है, प्लांट और मशीनरी वाली कहानी खत्म हो गई है, तो अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर। अब क्या मेरे को इस पे आईटीसी इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं प्लांट एंड मशीनरी में तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, दैट इज क्लियर। प्लांट और मशीनरी में आई वॉज फॉलोइंग अंडर प्लांट, but I cannot fall under plant and machinery because plant and machinery itself gives scope of apparatus, right, equipment। तो उसमें मॉल इज नॉट एबल टू फॉल, वो प्लांट तक तो फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा एक्सक्लूजन मेरे पास अवेलेबल था प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट और मशीनरी का, वो खत्म हो गया बाय वे ऑफ दिस जजमेंट। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या आया वो अपन डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं पहले। तो retrospective amendment proposed to replace the phrase plant and machinery with plant and machinery 1 July। तो change aims to clarify the legislative intent, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि it is not a drafting error, it cannot be a drafting error, but the parliament has mentioned in their press conference it's a drafting error। तो सिर्फ इतने से केस पे आप देखिए कि कहाँ तक मैटर चला गया, तो इंटरप्रिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है इन एनी टेक्स्ट लॉ। और इंटरेस्टिंगली अपन बात करें, आरजीएसटी एक्ट में फ्रेज प्लांट एंड मशीनरी ही था बिफोर अमेंडमेंट। तो अब इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एक तो वो न्यूलिफाई हो गया ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जिसका वो प्रेसिडेंट था कि प्लांट और मशीनरी, वो तो खत्म हो गया। तो चाहे मॉल और एनी अदर कमर्शियल बिल्डिंग इवन इफ स्पेशली डिजाइन, so now cannot satisfy the definition of plant and machinery, thereby falling under restriction of 17(5)(d) में वो फॉल कर चुके हैं। तो अब बात आती है कि क्या उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। तो जब अपन 17(5)(d) को रीड करते हैं, तो आप इसको अगर क्लोजली बात करेंगे तो यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस है। फर्स्ट एक्सेप्शन है प्लांट और मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी हो गया वो खत्म हो गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, ऑन हिज ओन अकाउंट, राइट। तो गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी यहां से बाहर हो गया ऑन हिज ओन अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं रेस्ट्रिक्शन में कब फॉल कर रहा हूं, जब अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहा हूं फॉर माय ओन अकाउंट के लिए, राइट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन से बाहर हो सकता हूं, ओनली देन आई विल बी एबल टू क्लेम द क्रेडिट, और मैं 17(5)(d) के एक्सेप्शन से बाहर होता। तो सुप्रीम कोर्ट का पैरा 32 जो सफारी रिट्रीट्स का जजमेंट है, उसमें खाली एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब दे हैव नॉट गिवन मच वेटेज इनटू द रीजनिंग पार्ट, पर उनका एक ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन ये था उसके अंदर कि भाई जो ओन अकाउंट वाली जो चीज है, it does not apply if I am constructing a commercial building or a mall which is further meant for leasing पर्पस के लिए या रेंटिंग पर्पस के लिए, तो वो ओन अकाउंट से बाहर हो जाए। तो अब आज की तारीख में अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर केस में, जहां पे अगर मॉल के कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं, कोई आपका वेयर हाउस हो सकता है, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, इवन मेरे हिसाब से आप उसमें होटल्स और सिनेमा हॉल्स को भी शामिल कर सकते हैं। उस केस में अब आपके पास लड़ने का, अगर आपको इस इशू पे लिटिगेट करना, अगर आईटीसी लेना है, तो द ओनली एस्पेक्ट नाउ विच रिमेन्स अनटेस्टेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिटेल्ड उसमें बात नहीं हुई, ना ही वो आपका बाइंडिंग प्रेसिडेंट हुआ, राइट। अभी एक तो होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, एक तो होता है रीजनिंग होती है जो रेशियो होता है, जो हम बात करते हैं, जो हम अप्लाई करते हैं। दूसरा होता है पासिंग रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन। तो ड्यूरिंग दैट डिस्कशन दे हैव गिवन दिस ऑब्जर्वेशन ऑन दिस ओन अकाउंट, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसके बेस पे ही आप अब इसको कंटेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको इसको आईटीसी को लाइव रखना है, कि क्योंकि मैं मॉल बना रहा हूं नॉट फॉर माय ओन अकाउंट बट फॉर फर्दर रेंटिंग, फॉर फर्दर लीजिंग, तो ये मेरा ओन अकाउंट नहीं है। ओन अकाउंट क्या हो गया, ओन अकाउंट हो गया कि मैंने फैक्ट्री बना ली, मैंने एक ऑफिस बना लिया, मान लीजिए सीए का ऑफिस है, मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो ना मैं उसको लीज पे नहीं दे रहा, मैं खुद के पर्पज के लिए उसको यूज करूंगा, बिजनेस यूज है ऑब्वियसली, पर इट इज नॉट, इट इज फॉर माई ओन अकाउंट,
कि वो मेरे अकाउंट में मैं फर्दर उसको उससे कोई मेरा डायरेक्ट कोई इनकम जनरेट नहीं होने वाला। जबकि मॉल अगर मैं बना रहा हूँ, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ जहाँ पे लीजिंग का ही मेरा एस्पेक्ट है, तो मैं वहां से डायरेक्ट सर्विस इनकम जनरेट करने वाला हूँ। उसका पर्पस यही है, डायरेक्टली इनकम जनरेट हो रही है, देयर इज अ डायरेक्ट लिंकेज। तो इसमें हमारी आपको ये राय रहने वाली है कि क्योंकि ये बहुत कंटेंशियस इशू है, इस पर्टिकुलर इट इज बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट रह गया इसके अंदर, तो या तो आप आईटीसी को अनयूटिलाइज रखें, और सब्सटेंशियल होना चाहिए। देखिए पोर्शन पता लगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है और आप आगे लिटिगेशन में जा रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। कोई सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ आईटीसी है, प्रिफरेबली आइदर इट शुड रिमेन अनयूटिलाइज्ड, राइट, या फिर आप उसको अंडर प्रोटेस्ट रिवर करें और एक सुटेबल इंटीमेशन लेटर दे दें डिपार्टमेंट को, ताकि आपका मैटर अलाइव रहे। कल को कभी भी ऑडिट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, देन दे विल डेफिनेटली गिव यू शो कॉज नोटिस, एंड बेस्ड ऑन दैट आप उसको मैटर को कंटेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर अपन एसएससी साइड की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट इज टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई via lease, hotel and mall spaces are being used for taxable output supply. Hence, ITC is admissible 16 में 3 सरी and block not blocked by 17(5) because हम उसको on account से बाहर ले जा रहे हैं, and GST is being charged on and paid on rental income. Right? And rule 42 is not applicable because no exempt supply, क्योंकि अल्टीमेटली मैं टैक्सेबल सप्लाई देने वाला हूँ। यही अगर मेरा मॉल में मैं पहले ही उसको सेल पे लगा देता कि भी ठीक है, कुछ यूनिट्स मेरी सेल पे है, कुछ लीज पे है, तो वहां पे डेफिनेटली 42 का इम्प्लीकेशन आ जाता। तो डिपार्टमेंट इसी ग्राउंड्स पे आपको कंटेस्ट करने वाला ऑलरेडी हो सकता है काफी मैटर्स। तो जैसे वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग फ्यू क्लाइंट्स ऑन रियल एस्टेट जहाँ पे इस तरह के मैटर्स ऑलरेडी रनिंग में हैं, नोटिसेस आ चुके हैं। जिन्होंने आईटीसी ले लिया, कोई नया प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है आपको बाद में कभी ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आएगी अगर यू आर क्लेमिंग आईटीसी। तो ये डिपार्टमेंट के आर्गुमेंट रहने वाले कि भी एक तो आप प्लांट एंड मशीनरी से बाहर हो गए, और दूसरा इसलिए नाउ यू आर फॉलिंग अंडर 17(5) सी और डी में आप फॉल कर रहे हैं। ये सफारी रिट्रीट्स का जजमेंट है, जो आई थिंक वी वेरी मच वी ऑल आर अवे, इट वाज वेरी वेल पब्लिसाइज्ड भी था, एंड उससे रिलेवेंट ही उसकी रूलिंग है। क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया, तो उसका एक तरह से इम्पैक्ट खत्म हो गया। Now, coming to next case study, then I will request Saurabh to have his uh, discussion. So I think now we will be discussing this fourth one, right? ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जुडिशियली बेसिस पे। तो इसके बारे में अपन पहले फैक्ट समझना इसमें बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हुआ क्या कि आई एम इनटू द डबल एसी ब्लॉक्स इंडस्ट्री, ठीक है, और उसमें मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का इशू रहता है, क्योंकि ब्लॉक से उस पे कुछ टाइम के लिए तो 5% जीएसटी था, फिर 12 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 12 हो गया, अल्टीमेटली नाउ इट इज रिवाइज टू 12%। बट इवन देन द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। अभी इसमें रिसेंटली क्लैरिफिकेशन भी आया था कुछ टाइम पहले, क्योंकि इसमें टैक्सेबिलिटी पे भी इशू चल रहा था। दे हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड कि भी डबल एसी ब्लॉक्स ये बेसिकली आपके फ्लाई ऐश ब्लॉक्स होते हैं, ऑटो क्लेव्ड कंक्रीट ब्लॉक्स से। तो उसकी एंड मल्टीपल इनपुट्स हैं, वो आपका सीमेंट होता है, उसके अंदर फ्लाई ऐश होता है और भी जिप्सम होता है। तो देर आर मल्टीपल रेट्स, 18%, 28%। सो व्हाट हैपेंड, जनवरी 19 की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, तो मैंने एक रिफंड क्लेम अप्लाई किया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, और गलती से समझिए फॉर वट एवर रीजन, मैंने उस टाइम, क्योंकि देयर वाज नो क्लैरिटी आल्सो टू द एसएससी, राइट, तो उन्होंने इनपुट सर्विस का भी रिफंड ले लिया, राइट। अब क्या हुआ, ऑडिट आई 5 साल की, कि जैसे सेंटर आप देखते हैं कि 5 साल की ऑडिट करता है। तब उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाया कि साहब आपने रिफंड गलत ले लिया, इनपुट सर्विस का तो रिफंड मिलता ही नहीं। वीकेसी फूड स्टेप्स का सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड जजमेंट है कि आप इसका रिफंड नहीं ले सकते हैं। तो दैट इट कल्मिनेटेड इनटू इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस फॉर डिमांड ऑफ रिफंड अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो ये बात हो गई। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब मेरे को रिफंड सैंक्शन हुआ था मार्च 19 में, तो उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट ने कोई भी अपील नहीं लगाई अगेंस्ट दैट फेवरेबल ऑर्डर, राइट। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, डायरेक्टली ऑडिट के टाइम पे एससीएन इशू कर दिया चैलेंजिंग द रिफंड विदाउट फाइलिंग एनी अपील अगेंस्ट द ओरिजिनल सैंक्शन ऑर्डर।
और अब तो उसकी टाइम लिमिट भी खत्म हो गई 1072 में। भी देखिए, दो तरह के प्रोविजंस होते हैं, 1071 एंड 2। 71 में अपन बात करें अभी फर्स्ट अपील की, उसके बाद आता है ट्रिब्यूनल। तो कोई भी अगर ऑर्डर को आपको चैलेंज करना होता है तो देन यू कैन फाइल एन अपील विद इन 3 मंथ्स, वेर इज डिपार्टमेंट के पास टाइम होता है 6 मंथ्स का 1072 में। तो वो टाइम निकल चुका है। तो अब नाउ अपॉर्चुनिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड आपके पास आए हैं कि भाई अब इसका हमें क्या करना चाहिए, इसमें कोई लिटिगेशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या रिफंड को पे बैक करके खत्म कर देना चाहिए और उसका रिक्रेडिट लेना चाहिए। पर उनका ये भी सवाल है कि सर अगर मैं पे बैक भी कर देता हूँ, रिक्रेडिट ले भी लेता हूँ, तो मेरा तो आईटीसी वैसे एक्यूमुलेट हुआ चल रहा है, तो वो मेरे आगे भी काम नहीं आने वाला। तो अगर मैं उसको लिटिगेट करता हूँ तो मेरे पास क्या ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, और करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने की बात है। तो अब इश्यूज इसमें कंसिडरेशन में क्या है, वेदर इट इज नेसेसरी फॉर डिपार्टमेंट टू चैलेंज द सैंक्शन ऑर्डर इन अपील और डायरेक्ट इश्यूएंस ऑफ एससीएन कैन सस्टेन। Will the answer will change if refund is not allowable on merits, that is refund of input service is not available under IDS, that is a settled issue, right? Is any time limit to file appeal by department again refund sanction order, whether section 7374 has a provision to demand recovery of refund ITC? This I am not able to read out. Whether now department can use power of revisional authority. तो इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट, इस केस स्टडी से आपके बहुत सारे सेक्शंस कवर होते हैं, और इट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन पर्टिकुलर इशू but in your routine practice also to understand the scope of appeal of department, issuance of show cause, revisional authority power। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अगेन लीगल प्रोविजन की बात करेंगे 54(3)। तो देखिए इस पे तो आई थिंक वी ऑल आर ऑलरेडी अवेयर कि इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं मिलता है। सो ऑन मेरिट्स पे तो डेफिनेटली केस स्ट्रांग ही नहीं है, आपकी लाइबिलिटी आने वाली है। दिस इज बेसिक फैक्ट। तो ये हो गया, राइट। अब आते हैं क्या उसके अलावा मेरे पास कोई ग्राउंड भी अवेलेबल है या नहीं, मैं वैसे ही डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। तो उसके लिए अपन 1072 की बात करते हैं। तो 1072 जो है, आई जस्ट रीड आउट, ये उन्होंने एक स्ट्रिक्ट यहाँ पे वे हैव कोटेड, द कमिश्नर में ऑन हिज ओन मोशन एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग एंड डायरेक्ट एन अपील टू बी फाइल्ड विद इन 6 मंथ ऑन द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। तो इसका मतलब हो गया कि भी अगर कोई फेवरेबल ऑर्डर हुआ है, तो देखिए सैंक्शन ऑर्डर, अगर इसका सैंक्शन ऑर्डर है वो भी एक फेवरेबल ऑर्डर ही है एससीसी के लिए, राइट। तो अगर कोई भी फेवरेबल ऑर्डर आता है, डिपार्टमेंट में अपील में जा सकता है, पहले भी जा सकता था अभी भी जा सकता है जीएसटी में। तो 6 मंथ्स का उन्होंने उसमें टाइमलाइन दे रखी है जिसके अंदर आपका रिफंड भी आता है, राइट। तो इट इज ए सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इफ समथिंग इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, कोई अगर प्रोसीजर लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है तो इट हैज टू बी फॉलो, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। अगर यहाँ मेंशन्ड है कि अगर कोई फेवरेबल ऑर्डर को अगर आपको चैलेंज करना है तो आपको अपील लगानी पड़ेगी, तो वो लगानी पड़ेगी। यू कैन नॉट बाईपास दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, राइट। तो बेसिक बात तो होगी कि सैंक्शन ऑर्डर के अंगेज में डिपार्टमेंट शुड हैव फाइल्ड द अपील, जो उन्होंने फाइल नहीं करी। तो उसके अलावा एक सेक्शन 108 भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अभी रिसेंटली वी आर ऑब्जर्विंग कि डिपार्टमेंट इसको भी इन्वोक करना शुरू कर दिया है। पहले तो नहीं कर रहा था, पहले तो या तो कुछ केसेस में दे वर फाइलिंग डायरेक्टली अपील, क्योंकि बहुत सारे मैटर रिव्यू भी होते हैं। पर अब 108 के भी कुछ मैटर्स आने लग गए। तो 108 में क्या है, 108 में रिविजनल अथॉरिटी के पास में एक पावर है, और रिविजनल अथॉरिटी इज ऑलरेडी नोटिफाइड इन सीजीएसटी लॉ में। उन्होंने नोटिफाई कर रखा है कमिश्नर को और ज्वाइंट कमिश्नर को एज पर दी पैरामीटर्स। तो एक तो है चैनल आपके पास में डिपार्टमेंट अपील का, राइट। दूसरा चैनल एक और उन्होंने पावर में नहीं जा सकता। अच्छा, इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन है मार्च 22 तक,
वहां पे भी डायरेक्शन दे रखे हैं डिपार्टमेंट को कि डायरेक्ट से डिपार्टमेंट अपील अगेंस्ट रिफंड ऑर्डर्स मस्ट बी फाइल्ड within prescribed time under section 107. So now instructions are binding on the department officer. That is also a settled position. तो नाउ अगर मैं इस केस को कंटेस्ट करना चाहता हूं तो व्हाट आर द ग्राउंड्स अवेलेबल टू मी? तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हो गया कि अगर डिपार्टमेंट ने अपील नहीं लगाई है, दे हैव नॉट कंटेस्टेड दिस मैटर बिफोर अपील, जो एक प्रिस्क्राइब चैनल है लॉ के अंदर 1072 में, तो आप रिफंड ऑर्डर एक तरह से फाइनल हो गया, फाइनल स्टेज को हो गया, उसने एक तरह से उसकी फाइनलिटी अटेंड हो गई है। आप उसको आप चैलेंज डायरेक्टली शोकोस में नहीं कर सकते। जैसे अगर अपन एक्साइज रिजीम की भी बात करें तो एक्साइज में भी जो प्रोसीजर होता था, तो नॉर्मली डिपार्टमेंट क्या करता था, दोनों पैरेलल प्रोसीडिंग चलाता था, वो अपील में भी जाता था और पैरेलल वो शोकोस भी इशू करता था। पर यहाँ पे क्या वो अपील लगाई नहीं, डायरेक्टली आपने शोकोस इशू कर दिया। तो दिस इज द वन प्रोमिनेंट ग्राउंड अवेलेबल विद मी कि रिफंड ऑर्डर हैज अटेन्ड फाइनलिटी, सो नाउ यू कैन नॉट चैलेंज दैट पर्टिकुलर सैंक्शन इवन इफ रॉन्ग ऑन मेरिट्स, क्योंकि प्रोसीजर की बात है, प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया। तो विदाउट अपील आपका जो शोकॉज नोटिस है वो इटसेल्फ इज नॉट सस्टेनेबल ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये थोड़ा सा मतलब नैरो इंटरप्रिटेशन वाली बात ज्यादा है इसमें, पर स्टिल यू कैन टेक दिस ग्राउंड कि अगर अपन 73 और 74 को पढ़ते हैं तो वहां बात करता है रिकवरी ऑफ एरनस रिफंड ऑफ टैक्स, राइट। और वो रिफंड ऑफ आईटीसी की बात नहीं कर, मैंने रिफंड लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का, नॉट ऑफ टैक्स। अगर एक्सपोर्ट का रिफंड लिया होता वहां का शोकों से तो बात समझ में आती है, तो रिफंड ऑफ आईटीसी की वो डायरेक्टली बात नहीं करता। तो दैट इज एक अनदर ग्राउंड विच वी कैन टेक टू चैलेंज इट। और इसमें पुराने रिजीम के अंदर देर आर मल्टीपल केस लॉ के सपोर्ट्स भी हैं, जो मैंने यहाँ पे कोट किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का होंडा सीएल पावर का है, शोकॉज नोटिस इशूड फॉर रिकवरी ऑफ रिफंड विदाउट चैलेंजिंग द रिफंड सैंक्शन ऑर्डर थ्रू अपील इज इनवैलिड। मतलब कि आप रिविजिट नहीं कर सकते जो फाइनलिटी पे आ चुका है। कि आज अगर कोई जजमेंट जो फाइनल हो गया, अगर उसके अंगेज में आपका अपील खत्म हो गया, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट प्रिस्क्राइब इन द लॉ। ऐसे ही त्रिपुरा इस्पात का है, डिपार्टमेंट कैन नॉट रीओपन रिफंड प्रोसीडिंग्स व्हेन रिफंड ऑर्डर हैज अटेन्ड फाइनलिटी। वोल्टास का है। और अभी रिसेंटली एक जीएसटी रिजिम के अंदर अभी गुजरात हाई कोर्ट का इस पर्टिकुलर इशू पे जजमेंट आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया रिफंड granted to petitioner attained finality and no appeal revision was filed by the department against said order. Subsequent proceedings in this regard is illegal and not sustainable. और राजस्थान हाई कोर्ट में एक मैटर के अंदर स्टे भी मिल रखा है इस पर्टिकुलर इशू पे। अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया, पर उस बेसिस पे उन्होंने स्टे ग्रांट कर रखा है। तो वी हैव द एम्पल जुडिशियरी अवेलेबल विद अस इन दिस सपोर्ट, और उसके बेस पे आप स्ट्रांगली इसको आर्ग्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट साइड की कि डिपार्टमेंट के भी कोई जजमेंट्स अवेलेबल हैं। तो जी हाँ, तो डिपार्टमेंट का एक मेरिट्स पे तो रहने वाला है कि इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं मिलेगा, दैट वी आर आल्सो एक्सेप्टिंग। सेकेंड वो बात करेगा कि भी सेक्शन 73 इंडिपेंडेंट ऑफ अपील प्रोसेस, कोई भी इरनस रिफंड का मेरे को 73 में शोकोज देने की पावर है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू 107। वो एक आपका ग्राउंड लेने वाला है। और उसके लिए एक ओडिशा हाईकोर्ट का डिपार्टमेंट के फेवर का भी एक जजमेंट है। मतलब देर आर कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स ऑन दिस इशू एज वेल, बट वी हैव एम्पल सपोर्ट फ्रॉम प्री जीएसटी रिजाइन ऑल्सो। तो गणेश ओट्स का हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये हेल्ड किया है कि डिपार्टमेंट में इनिशिएट द फ्रेश प्रोसीडिंग्स इवन अगेंस्ट द एडजुडिकेटेड रिफंड ऑर्डर इन केस इन्वॉल्विंग फ्रॉड और सप्रेशन, क्योंकि 74 का मैटर था, एरनस रिफंड की बात थी उसमें। पर नो रेस्ट्रिक्शन इन्होंने मेंशन किया, नो रेस्ट्रिक्शन अंडर लॉ बार्स रिविजिटिंग द अपीलेबल ऑर्डर थ्रू सेक्शन 44 74। और इंटरेस्टिंगली इसका एसएलपी जो रिजेक्ट हो गया, मींस एसएससी गया सुप्रीम कोर्ट में पर एसएलपी रिजेक्ट। पर हालांकि एसएलपी रिजेक्शन इटसेल्फ डजंट मीन कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना कोई रीजनिंग दे दिया, दैट इज मेरली दे हैव नॉट एंटरटेन द अपील इटसेल्फ, उन्होंने एसएलपी लेवल पे उसको एडमिट ही नहीं किया। So as such, we do not have any binding precedent. We have contradictory position, right? But we have ample support from excise regime also. Then Gujarat High Court का judgment भी है. So now if we come to the conclusion of this part कि भी हमें करना क्या चाहिए? On merits, no refund available.
तो ओनली ऑन टेक्निकल साइड पे नो अपील फाइल्ड और ये वाला ग्राउंड्स हम ले सकते हैं। और अगर सब्सटेंशियल अमाउंट है तो वी शुड कंटेस्ट आफ्टर पेइंग रिफंड अंडर प्रोटेस्ट, ताकि एटलीस्ट मेरा इंटरेस्ट का रिकवरी रुक जाए। इस तरह के आपको रिफंड में काफी मैटर्स दिखेंगे। तो मतलब इस केस स्टडी से एक की टेक अवे ये भी मिलता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई भी अगर केस को आपको आर्ग्यू करना है तो इट शुड ऑलवेज बी ऑन मेरिट्स। देयर कुड बी सम टेक्निकल ग्राउंड्स अवेलेबल विद अस, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के होते हैं, काफी लोग हाई कोर्ट जाते हैं उस ग्राउंड पे, राइट। तो अदर टेक्निकल जैसे टाइम बार वाला भी एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स होता है। कई बार हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट इजीली 74 के नोटिस दे देता है, फ्रॉड एलिज कर देता है, इवन तो ऑन मेरिट्स में मेरी डिमांड बनती है, पर 74 के ग्राउंड्स पे आप आगे आर्ग्यू कर सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल एग्जांपल्स ऑन दिस पार्ट। सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट सौरभ टू टेक हिज लास्ट case study, then we will open for Q&A. Thank you. थैंक यू सर। विद दिस, जहाँ हमने चालू किया था कि कुछ हमारे जो व्यूज होंगे, जो जुडिशियल व्यूज होंगे, वो सारे हम शेयर भी करेंगे, प्लस कुछ फूड फॉर थॉट भी हम सबको देने वाले हैं। तो ये जो लास्ट केस स्टडी थी सर, उसके अंदर एक फूड फॉर थॉट जो है वो ये है कि क्या ऐसे एरियरनेस रिफंड के अगेंस्ट अगर शो कॉज आया है, और क्योंकि शो कॉज आया है तो उसके अंदर ब्याज और पेनल्टी दोनों की बात की होगी, तो ऐसे एरियरनेस रिफंड के केस में क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 50? सो दिस इज द फूड फॉर थॉट, आप सभी लोग उसके ऊपर सोच सकते हैं। बिकॉज हमारा जो अभी व्यू है वो एक ये भी है कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंदर टैक्स लाइबिलिटी जो होती है उसके ऊपर कई बात कही गई है कि उसके ऊपर कोई ब्याज लगाया जाएगा अगर अपन सही समय पे उससे पे नहीं करते हैं तो। और 50 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट आईटीसी। देर इज नो स्पेसिफिक सेक्शन जो कहता हो कि एरियरनेस रिफंड जो है उसके ऊपर किसी भी 18% या कोई भी रेट से इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। एंड विद दिस वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एंड लास्ट केस स्टडी। ये भी एक बर्निंग इशू है बेसिकली सभी लोगों को। अभी जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उसके अंदर कई इशू आए थे, और डीजीजीआई प्लस जो एसजीएसटी की एनफोर्समेंट विंग्स हैं उन सब ने कई प्रोसीडिंग्स इसके ऊपर करी थी। और मुद्दा ये उठाया था कि अभी आप लोगों ने जितने भी लिस्टेड एंटिटीज ने आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, उन एक्सपेंसेस के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो हमारी केस स्टडी भी उसी तरीके से है कि एआई स्मार्ट लिमिटेड जो बेंगलोर में एक कंपनी है और बहुत बढ़िया एप्स वगैरह कुछ बनाती है, उसे लगा कि उसे पब्लिक फंडिंग चाहिए, और इसके लिए उसने जो भी अपने अलग अलग कंसल्टेंट्स, लीगल एडवोकेट्स, उन सबको हायर किया और उनकी मदद से उसने आईपीओ के लिए अप्लाई किया। जब हम आईपीओ के लिए कोई भी एंटिटी अगर ऐसी अप्लाई करेगी तो नेचुरली बहुत सारे खर्चे होते हैं, जिसमें पेमेंट्स होते हैं बीएससी को, एनएसडीएल को, अलग अलग लीड मैनेजर्स, बैंक्स, इन सभी को पेमेंट भी होता है। तो ऐसे केसेस में हमने भी उन्हें पेमेंट किया, उन्होंने हमें अपनी सर्विसेज का इनवॉइस दिया, और उस इनवॉइस के ऊपर हमने आईटीसी, एआई स्मार्ट ने आईटीसी ले ली। डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स में पता पड़ा, उन्हें लगा कि उन्होंने सीधा एक ये इशू बनाया कि आईपीओ जो भी है वो आईपीओ बेसिकली आप इसलिए गए थे क्योंकि आपको शेयर कैपिटल से अपने फंड्स जो भी है वो रेज करने थे, और शेयर्स जो होते हैं वो कई सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में कवर्ड है। और सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 और 70 सबसेक्शन 2 एंड 3 रेड विद रूल 42, जितनी भी आईटीसी आपने स्पेसिफिकली इस आईपीओ से रिलेटेड काम के लिए ली है, जैसे हम बता रहे हैं बीएससी, एनएसडीएल, लीड मैनेजर्स, बैंक्स को जो पेमेंट हुए थे, वो सारी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी, वन। एंड सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जो भी ऐसी ये जो फंड रेजिंग आपने करी है, एक्टिविटी आपने करी है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी कॉमन आईटीसी होती है, से आपकी स्टेट्यूटरी ऑडिट की कोई आईटीसी है, से कोई दूसरी कंसल्टेंसी है, कोई जीएसटी कंसल्टेंसी कोई भी लेता होगा जिसमें सारे काम के लिए भी कंसल्टेंसी दी होगी, तो ऐसे केसेस में ऐसी कॉमन आईटीसी के ऊपर भी आपको रूल 42 के अंदर जाके रिवर्सल करना है। सो दिस इज आवर बेसिक केस स्टडी। इसी के अंदर ये जो सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो अभी कहीं डिपार्टमेंट भी रेज करता है, वो भी हम कहीं एक एक करके इन सब पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे।
तो कमिंग टू द लीगल प्रोविजंस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 101 वो कहता है सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या होगा। तो सीकरा एक्ट को रेफर करता है कि सीकरा एक्ट में जो चीज लिखी है वो सिक्योरिटीज है जीएसटी के लिए। अब सीकरा एक्ट का जो स्पेसिफिक ये जो सबसेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज एच है, वो कहता है कि सिक्योरिटीज जो होती है उसके अंदर शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वेरियस अदर थिंग्स, ये सारी चीजें भी कहीं शामिल हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शेयर्स को, डिबेंचर, बॉन्ड्स, जो भी फंड रेजिंग एक्टिविटी नॉर्मली होती है, इन सभी को उसमें कहीं सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में कवर किया हुआ है। और जो रूल 42 की अगर हम बात करें तो वहां पे रूल 42 कब लगता है? वो तब लगता है कि अगर आपने कोई एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं आप लोग, तो उससे रिलेटेड जो भी आईटीसी है वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको रिवर्स करनी है। प्लस अगर कोई ऐसी कॉमन आईटीसी आपने ली है जो आपकी टैक्सेबल और एग्जाम दोनों सप्लाईज के लिए काम आ रही है, तो आपको एक प्रपोर्शन जो फॉर्मूला दे रखा है उसको यूज करना है और अपनी ऐसी कॉमन आईटीसी को भी रिवर्स करना है। सो दिस इज व्हाट रूल 42 इज ऑल अबाउट। अब आप आते हैं गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन पे, जो सबसेक्शन 52 और 102 में दे रखा है। इसमें स्पेसिफिकली जो हमारी सिक्योरिटीज होती है उसको कहीं एक्सक्लूड करा हुआ है। तो अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, ये बेसिकली कहीं इसमें लिखा हुआ है। तो सिक्योरिटीज तो गुड्स और सर्विसेज दोनों की डेफिनेशन से भी बाहर होगी। अगर हम जीएसटी में सेक्शन 7 पे आते हैं तो सेक्शन 7 क्या कहता है? सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए तभी उसके ऊपर कोई टैक्स है। लेकिन दिस इज अ एक्सेप्शन। यहाँ पे सिक्योरिटीज को अगर हम देखते हैं तो गुड्स और सर्विसेज दोनों से वो बाहर है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है। ऐसे ही जो रूल 45 है, एक्चुअली रूल 42 43 के बाद में जो ये चैप्टर पूरा एंड होता है उसमें लास्ट रूल इज 45, जहां पे स्पेसिफिकली उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 17 सेक्शन कहता तो है कि आपको ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज जो होगी उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू के अंदर ऐड करना है। लेकिन ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज बहुत ही वेग टर्म है बेसिकली, जिसके अंदर ये नहीं कहा गया है कि इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। इस वजह से रूल 45 के बाद जो एक्सप्लेनेशन डला है उसमें ये कहा गया है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शैल बी टेकन एज 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल वैल्यू का 1% जो होगा उस सिक्योरिटी का, उसे आपको वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के अंदर शामिल करना है और वो आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू बनेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 वो कहता है कि आईटीसी कब मिलेगी आपको? जब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए आप यूज उसे करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द लीगल एनालिसिस ऑफ ऑल दीज इश्यूज, ऑल दीज प्रोविजंस। यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर आईपीओ लेके आता है, कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेके आती है, तो डेफिनेटली वो उससे जितनी भी पैसा उसको मिलता है वो सारा अपने बिजनेस में यूज करने वाला है। सो दीज आर द कंडीशंस। वो बताता है कि मैं एक्सपेंशन करूंगा, या हो सकता है कोई नई लाइन में एंटर करना चाह रहा है तो उसके लिए पैसा लाता है। तो अगर हमारे केस में जैसे हम टैक्सेबल बिजनेस में कहीं इसे यूज करना चाह रहे हैं, तो हमारे केस में सेक्शन 16 की जो कंडीशन है, हम कहते हैं कि जो भी पैसा आया है इस आईपीओ प्रोसीडिंग से, ये सारा हमारे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही काम आ रहा है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में ही काम आ रहा है। इसलिए सेक्शन 16(1) की कंडीशंस जो है वो हम कहते हैं कि हमारे लिए तो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हमारा एट द एंड पैसा यूज होगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो जितने भी एक्सपेंसेस हमने करे, कंसल्टेंसी ली, मर्चेंट बैंक से जो भी हमारे लीड बैंकर्स की सर्विसेज ली है, प्रिंटिंग के बहुत सारे काम होते हैं, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये सारी एट द एंड यूज आ रही है आगे हमारा फर्दर बिजनेस को डेवलप करने में। तो हमारे हिसाब से सेक्शन 16 इज सेटिस्फाइड कि आपकी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है। अब सेकंड कंडीशन जो आती है आईटीसी के लिए, 17(5). तो 17(5) में भी स्पेसिफिक कोई ब्लॉक्ड आईटीसी ऐसी दे नहीं रखी, तो इस वजह से वहां से भी हम बाहर हो जाते हैं। तो दैट पार्ट इज क्लियर। जो बचता है डिस्कशन, दैट इज 17 सबसेक्शन 2 एंड 17 सबसेक्शन 3। जैसा हम इनपुट सर्विसेज की अगर इस पे पहले बात करें, तो इनपुट सर्विस की भी डेफिनेशन बहुत वाइड है। उसमें कंसल्टेंसी, जितने भी हमारे प्रोफेशनल सर्विसेज इससे रिलेटेड हम ले रहे हैं, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड ले रहे हैं, लीगल फीस से रिलेटेड ले रहे हैं, सेबी या बीएसई एक्सचेंजेस से जो हम सर्विसेज ले रहे हैं, वो सारी चीजें सर्विसेज के अंदर शामिल है।
गुड सर्विसेज का हमने डिस्कस कर लिया कि उसके अंदर से सिक्योरिटीज तो एक्सक्लूडेड है, तो डेफिनेशन से जैसे एक्सक्लूड हुआ तो सीधा उसके ऊपर कोई सप्लाई उसको सीधा काउंट नहीं किया जा सकता। दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि अगर वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से ही सिक्योरिटीज बाहर है तो उसके ऊपर वैसे ही कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, वैसे ही उसको ना टैक्सेबल सप्लाई आप बोल सकते हो ना उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई बोल सकते हो। सो दिस कैन बी वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच वी कैन पुट फॉरवर्ड बिफोर द ऑथोरिटी और कोर्ट्स। ऐसे ही अगर हम बात करें जो स्पेसिफिक लैंग्वेज में सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में लिखा गया है वो है ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। वो वर्ड है ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज विल बी कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो हमारे केस में हमें ये डिटरमाइन करना हुआ कि क्या आईपीओ से जो फंड रेजिंग हमने करी है क्या वो ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज है, या फिर बेसिकली जो आईपीओ के अंदर काम होता है कि मैं आईपीओ अगर लेके आता हूँ, मेरे जितने भी हमारे फंड्स रेज करने की एक्टिविटी का ये जो मैं चालू करता हूँ काम, इसके अंदर जैसे ही हमारे पास पैसा आता है उसके बाद में शेयर्स का अलॉटमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली फंड रेजिंग एक्टिविटी हो रही है जिसके अंदर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा है कि मैं कोई भी सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा हूँ और उसको सेल कर रहा हूँ। फर्दर रूल 45 का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यही कहता है ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज की वैल्यू आप कैसे पकड़ोगे, आप पकड़ोगे 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एंड 3 रेड विद रूल 45 का जो एक्सप्लेनेशन है इससे कई कोजॉइंटली एक मीनिंग ये निकलता है कि ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज खाली होना जरूरी नहीं है, एट द एंड सेल भी होना चाहिए, जो कि हमारे इस केस के अंदर मिसिंग है। हम आईपीओ से फंड रेजिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई शेयर परचेज करके किसी को बेच नहीं रहे। यहाँ पे क्या होता है एक तरीके से सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस व्यू को भी हम कहीं पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं और इस व्यू के साथ हम कह सकते हैं कि इस वजह से कोई भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई यहाँ नहीं हो रही है और रूल 42 की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम दूसरी कुछ गाइडलाइंस है जो अदरवाइज भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की नॉर्मली रहती है वो यही होती है कि अलग अलग तरीके से हमारे आईपीओज आ सकते हैं। एक होता है फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, एक होता है कि अगर प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी कोई कैपिटल है तो उसको बेचा जाता है, और एक होता है मिक्स ऑफ बोथ जिसमें फ्रेश भी आ रही है और प्रमोटर्स भी अपना शेयर कैपिटल को लिक्विडेट करते हैं, वो भी अपनी शेयर कैपिटल को बेच देते हैं। इन सभी केसेस में अगर हम देखें एट द एंड अगर हमारा मोटिव जो है वो तो यही है कि जो भी पैसा आएगा वो हमारे फर्दर बिजनेस में ही कहीं ना कहीं काम आने वाला है। सो देयरफॉर अ व्यू कैन बी टेकन कि पहला तो ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। सेकंड, हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई से ये बाहर क्यों होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज में सेल भी होना जरूरी है। अगर सेल नहीं है तो वहां पे कोई ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज नहीं है। प्री जीएसटी रिजीम की अगर बात करें तो वहां पे डेफिनेटली ऐसा कुछ केसेस हैं जो आपको मिल जाएंगे। वन ऑफ द केसेस दिस कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स के केस में, जहां ये बोला गया था कि आईपीओ के थ्रू ये जितने भी एडवर्टीजमेंट फिल्म प्रोडक्शन और अलग अलग हम इसके प्रमोशन की जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं ये सारी इनपुट सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं और सैनवेट क्रेडिट रूल्स के हिसाब से एलिजिबल आईटी क्रेडिट हमारी है। सो दिस इज व्हाट वी कैन यूज इन आवर रिप्लाईज टू बेसिकली पुट फॉरवर्ड आवर व्यू कि आईपीओ से जो भी पैसा आ रहा है वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, क्योंकि डिपार्टमेंट उस चीज को भी चैलेंज करता है कि ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में तो भी एग्जाम सप्लाई है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। और इसी के साथ मेरे हिसाब से हमारा प्रेजेंटेशन एक बार हम कवर करते हैं, और आप लोगों की अगर कोई क्वेरीज है तो दीज आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। Mr. Gopal Mehta has a question. In case of pre-availment, if ITC reflects after November of next FY, then क्या ऐसा पॉसिबल है कि गोपाल जी को अपन एक बार अनम्यूट करें ताकि वो अपनी क्वेरी को वापस एक बार समझा पाए, क्योंकि व्हाट आई एम गेटिंग इज रीअवेलमेंट की बात तो हो रही है, पीरियड भी हमारे लिए रेलेवेंट होगा कि कौन से पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है, और आईटीसी अगर नवंबर के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है तो हो सकता है कि हमने उसे जो फर्स्ट हमारा टाइम लिमिट है जिसके अंदर हमें अवेल करना था
हमने अवेल किया ही नहीं हो, जो सेक्शन 16(4) जो कहता है। तो एक बार गोपाल जी अगर अनम्यूट हो सकते हो। गोपाल जी आप बोल सकते हैं, आपको माइक अवेलेबल है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो। यस सर। मैं ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल। आपने बोला था कि अगर सप्लायर 3B फाइल टैक्स पे नहीं करता है तो अपने को आईटीसी रिवर्स करना है, लेकिन लेटर ऑन अगर वो 3B फाइल करके उसको रेक्टिफाई या पेमेंट करता है, 3B फाइल करता है और वो नवंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के नवंबर के बाद करता है, तो वो आईटीसी अपने को पेमेंट होगी? यस सर, तो मैं उस वाली पार्ट पे भी आता हूँ। बेसिकली पहला चीज तो यही है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और वो कंडीशन ये है कि दो कंडीशंस मेनली अगर हम बात करें, कि सबसे पहले रूल 37 ये कहता है कि जीएसटीआर 1 फाइल किया हो फिर हम 3B फाइल नहीं कर रहा है हमारा सप्लाई। तो हमारी कंडीशन में भी अगर ये चीज फुलफिल हो रही है कि अगर 1 के अंदर डेटा उसने दिखाया तो 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गया, तो मैंने आईटीसी भी अवेल कर दी। तो एक तरीके से सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट तो आपकी ऑलरेडी फुलफिल हो गई है कि आपने विद इन टाइम आपकी आईटीसी ले ली है। नेक्स्ट जो रूल 37A है वो ये कहता है, रेड विद सेक्शन 41, कि अगर आपकी आईटीसी जो भी थी जिसमें सप्लायर ने अगर टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, 3B फाइल नहीं किया है, तो आप आईटीसी को रिवर्स करें। आगे कभी भी वो अगर उस आईटीसी को सॉरी टैक्स को अगर पेमेंट कर देता है तो आईटीसी आपके लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो व्हाट व्यू वी होल्ड इज कि आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम अवेलमेंट जो था वो मेरा विद इन टाइम हो गया था, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट हमारी सारी पूरी हो चुकी है। एंड नाउ लॉ इटसेल्फ इज सेइंग कि मैं आईटीसी को रीअवेल कर सकता हूँ, और कोई स्पेसिफिक वहां पे टाइम बाउंड मैनर में कोई भी सेक्शन का रेफरेंस नहीं दिया है। वी कैन से कि फर्स्ट टाइम अवेलमेंट के लिए सेक्शन 16(4) लगता है, री अवेलमेंट के लिए वो सेक्शन 16(4) नहीं लगता। आप महीने के महीने दे दो। तो अगर वो नवंबर के बाद भी टैक्स पेमेंट कर रहा है तो आप हमारे हिसाब से आप उससे आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल होंगे सर। Okay, even after filing GST 9, यस सर, I can avail. फिर एक बार पहले अवेल करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपका Okay, अवेलमेंट हो चुका है। okay, दैट्स द क्रक्स सर, कि अगर आपका फर्स्ट टाइम अवेल्ड है तो भले ही उस ईयर का आप जीएसटी 9 बाद में भर दें। लाइक व्हाट हैपेंस विद 180 डेज वाला जो हमारा प्रोविजन है, कि अगर सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो हमें आईटीसी रिवर्स करनी होती है, लेकिन बाद में जब भी हम उसको पेमेंट करते हैं हम आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हो सकता है वो 2 साल बाद पेमेंट हुआ, बट देर इज नो बार इन टेकिंग सच आईटीसी अगेन। okay. There उसका is आप no bar एनुअल in रिटर्न case वगैरह of सब टाइम पे ही rearrangement. भरते हैं सर। Okay, now clear. ओके सर। Mr. एक Virendra वीरेंद्र also have one question. अनम्यूट कर दीजिए। Mr. Virendra, you can ask the question. हेलो सर, आवाज आ रही है? Yes, Ari. सर, आईटीसी के केस में अगर 2A के बेसिस पे अपन ने लिया है और 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या 161 की जो रेक्टिफिकेशन है उसमें करेगा? सर ये निखिल सर, एक बार मैं जस्ट एक बार कुछ क्वेरीज को रिजॉल्व मतलब क्वेरी वाले पार्ट को ही जस्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो मैं एक बार जस्ट पूछ लेता हूँ सर से कि सर ये क्या आप उस इशू के लिए बात कर रहे हैं कि 2A के अंदर क्रेडिट दिख रही है लेकिन 2B में किसी टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं दिख रही है? हाँ हाँ। ठीक है सर, तो मतलब आपने आईटीसी जब ली थी उस समय 2A में दिख रही थी, 2A और सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भी टाइमली फाइल कर दिया था, लेकिन हाँ टेक्निकल रीजन से 2B में नहीं दिख रही है और 2A के अंदर तो दिख ही रही है। हाँ। तो नोटिस पहली के टाइम चीज पे इसका रिप्लाई नहीं कर पाए, तो अब 161 में क्या ये रेक्टिफिकेशन में कवर होगा? किसका रिप्लाई नहीं कर पाए थे सर? प्रोसीडिंग क्या इनिशिएट हुई होगी? प्रोसीडिंग आईटीसी के रिगार्डिंग इनिशिएट हुई, उसका रिप्लाई नहीं कर पाए टाइम पे। तो ऑर्डर आ डीआरसी गया। वन जनरेट सी होगा। आया था सर या क्या आया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब शोकॉज इशू हो चुका था आपको, या फिर डीआरसी 1 सी जो शो सिस्टम से कोड भी ऑटो? इश्यू हो गया, डिमांड भी जनरेट हो गई। अच्छा, ओके।
तो डिमांड भी जनरेट हो गई और आप अपील फाइल नहीं कर पाए। दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग सर। या हाँ हाँ नहीं तो आपने टूए उस टाइम इनको एससीएन रिप्लाई के टाइम बताया था कि टूए में दिख रहा है आईटीसी? हाँ, वो बताया था। नहीं, अच्छा। एससीएन का एक्चुअली रिप्लाई नहीं दिया सर। सर वही अच्छा, कहना रिप्लाई चाह रहे हैं, दिया ही वो नहीं एक्स आपने? पार्ट निकल गया ऑर्डर। हाँ, एक्सपार्ट एक्सपायर्ड ऑर्डर डेट। हो गया? हाँ, नहीं तो टूबी में किस कारण से अपीयर नहीं हो रहा है, और कौन सी पीरियड का है ये? ये 18-19 का है। नहीं तो 18-19 में तो टूबी था ही नहीं। नहीं है, लेकिन वो डिमांड उस टाइम, क्योंकि एक्चुअल में उसका रिप्लाई नहीं कर पाए तो एक्सपायर्ड हो गया और डिमांड तो जनरेट कर दी। और जबकि टूए में दिख रहा है ये, 2A में दिख रहा है। तो भी उन्होंने टूए वर्सेस 3B की डिमांड दे दी आपको, है ना? हाँ, देखो सर, आइडियली हम तो मोस्टली रिकमेंड यही करते हैं कि इस तरह के लीगल इश्यूज में या फैक्चुअल भी हैं तो, क्योंकि आपने रिप्लाई नहीं दिया है ना, हम्म, तो आपने उनके नोटिस में दिया ही नहीं कि भी टूए में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो वो रेक्टिफिकेशन अपरेंट एरर ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कहलाएगा, तो अपील में ही जाना पड़ेगा उसके लिए। तो इसका अपील हम का ठीक टाइम है, भी निकल चुका है। अपील का टाइम निकल गया है? जी। नहीं तो वो तो फिर रेक्टिफिकेशन का टाइम भी तो 6 महीने का ही होता है, वो भी निकल गया होगा। नहीं, अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड में तो टाइम लिमिट है, वो आएगी नहीं ना। नहीं, टाइम लिमिट है उसमें, अपरेंट और एरर, पर अपरेंट एरर ऑन रिकॉर्ड है नहीं ना। ये अपरेंट एरर तब होता कि जब आपका रिप्लाई जाता है उसमें और उसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया, इवन दो टूए में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब अगर प्रैक्टिकली आप लगा सकते हैं रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन, पर हम्म। पैरेलली उसको अपील भी लगा देनी चाहिए उसकी, ओके। ताकि क्या, अगर मान लो वो टाइम पे रिजेक्ट भी हो जाता है तो आगे आपका अपील में तो एटलीस्ट केस अलाइव रहेगा, ठीक है। तो सेफ गार्ड हो जाएंगे। ठीक है। मतलब सर एक चीज और थी कि रीजन क्या होगा कि आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाए? वर यू नॉट अवेयर कि ऐसा कोई नोटिस पोर्टल के ऊपर आया हुआ है? नोटिस से अवेयर नहीं थे। वो अवेयर नहीं थे, तो दैट कैन बी वन पॉइंट जिसकी बेसिस पे आप अपील भी फाइल कर सकते हैं, ये कह के कि हमें वी वर नॉट अवेयर, बीइंग अ स्मॉल बिजनेसमैन या कोई ऐसा लॉजिक लेके। एक्चुअल में अवेयर होने के बाद में हमने रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगा दी, अभी जो विंडो ओपन हुई थी उस टाइम पे, मार्च वाली जो विंडो ओपन थी रेक्टिफिकेशन की। हम्म। आई बिलीव सर ये एसजीएसटी का मैटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे आप यू कैन ट्राई विद द ऑफिसर कि अगर वो इस रेक्टिफिकेशन को कहीं मतलब एंटरटेन करेंगे या नहीं, बिकॉज ठीक। लीगल प्रोविजन तो निखिल जी ने बता दिए कि वहाँ थोड़ा सा इशू है। हम्म 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 ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। Anyone else has any queries, you can raise them. Mr. Vivek has raised one. आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं विवेक जी। सर ये चीज रहता है कि अभी जो क्वेश्चन चल रहा था उसमें 2A में अगर दिख रहा है और किसी भी टेक्निकल रीजन के कारण 2B में नहीं दिख रहा है, इन दैट केस अपन आईटीसी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ये सर मतलब ये टेक्निकल रीजन है, हमने ऐसे कुछ इश्यूज पहले भी फेस करे हुए अब हैं। सर एक्चुअली टेक्निकल रीजन है कि नहीं वो तो पता नहीं, बट मेरे को दिख नहीं रहा है 2A में, 2B में नहीं दिख रहा है। और सप्लायर ने टाइमली रिटर्न भी फाइल किया हुआ है, उसके नेक्स्ट मंथ का भी दिख रहा है सप्लायर को, उसके पहले मंथ का भी दिख रहा है, पर्टिकुलर उसी मंथ का नहीं दिख रहा है, पर्टिकुलर मंथ का। ये सर आई अंडरस्टैंड सर, इसी वजह से अपन इसे टेक्निकल इशू कह रहे हैं, क्योंकि बाकी जो भी कंडीशंस थी कि टाइमली मेरे को 11 तारीख से पहले रिटर्न भरना था या 13 तारीख से पहले आईएफएफ भरना था, वो सब आप कर चुके हैं। अगर वो हो चुका है तो आपको आईटीसी 2B के अंदर दिखनी चाहिए। तो हमने ऐसे यस। कुछ केसेस देखे हैं कि कुछ आईटीसी ऐसी है जो आज अभी जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस आईएमएस है उसके अंदर भी नहीं दिख रही है। यस। कुछ ऐसे केसेस है जिसमें 2B के अंदर दिख ही नहीं रही, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मल्टीपल टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं सर। उससे आपकी आईटीसी को डिनाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इट इज पर्टिनेंट टू टेक एन क्विक एक्शन रिगार्डिंग दिस सर, कि टाइमली उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बट लीगल प्रोविजन तो बोलते हैं कि 2B में दिखना चाहिए। इसीलिए सर, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि टाइमली अपने को एक्शन क्या लेना पड़ेगा कि जो ग्रीवेंसेस हैं पोर्टल के ऊपर वो अपने को रेस करनी चाहिए। तो हमारा एक तरीके से बोनाफाइड ये पिक्चर क्रिएट होगा कि मैंने विद इन टाइम डिपार्टमेंट को कहीं इंटीमेट कर दिया था। मैं पोर्टल दो पे बार ग्रीवेंस डालू और 2 बार ग्रीवेंस डालने के बाद डिपार्टमेंट को इंटीमेट करूं कि मुझे ऐसा इशू आ रहा है, इससे मेरी आईटीसी को कहीं मैं अवेल नहीं कर पा रहा हूँ, और उस एक्चुअली पे सर भी अगर पोर्टल में डिपार्टमेंट तो रिस्पॉन्ड नहीं करता है देन यू कैन टेक सम एक्शन सर। हाँ सर। पोर्टल में तो ग्रीवेंस डाला हुआ है फरवरी से, यस सर। और आज तक टिकट रेस की भी उसके टिकट का सॉल्यूशन नहीं हुआ है।
इसलिए सर व्हाट आई थिंक इज कि ग्रीवेंस एक और बार आप डालिए, उसके बाद में आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर आप ये इंटीमेट कीजिए कि आप, क्योंकि आपसे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो हम इस आईटीसी को ले रहे हैं और उसे एक बार थोड़े समय के लिए अनयूटिलाइज रहने दें, ओके ताकि ये आपका बोनाफाइड क्रिएट होगा सर, कि सिस्टम से आपने हमेशा करें, क्योंकि ट्रेनमैन में भी ऐसे बहुत सारे बोनाफाइड केसेस थे कि जहाँ सिस्टम का रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन बाद में कोर्ट ने बोला कि आपको आईटीसी मिलेगा। सो दीज कैन बी वन ऑफ द फ्यू केसेस। ओके थैंक यू। इसमें इसमें विवेक जी, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि आप एक बार उनको, सप्लायर को बोलें कि एक बार वो अमेंडमेंट भी ट्राई कर सकते हैं विदाउट वैल्यू। उसमें कोई भी चेंज नहीं, जीरो वैल्यू अमेंडमेंट एक बार ट्राई करें, उससे हो सकता है कि आपकी रिफ्लेक्ट हो जाए। क्योंकि जो ओके इश्यू अभी आईएमएस में भी आ रहा है कि आईएमएस में क्रेडिट नोट्स किसी कारण से रिसिपेंट ने रिजेक्ट कर दिए हैं, जहाँ पर उन्होंने एक एडवाइजरी इशू करी है अभी जीएसटी पोर्टल ने कि भी वहां पे भी सप्लायर दोबारा उसको अमेंड कर दें विदाउट एनी एक्चुअल वैल्यू अमेंडमेंट, नहीं कि जैसे 100 रुपये दिखाएं 100 रुपये वापस दिखा दें। तो हो ओके सकता है वो समझ गया। डेटा इस बार वो कैप्चर कर लें, तो वो कोशिश कर लें। जी जी थैंक यू थैंक यू। Anyone else has any queries, you can raise your hand. So someone has asked, what is your final take on Safari retweet and whether ITC should be reversed for prior period or not? जी, तो इसका जो हमने डिस्कशन किया था, पहली चीज प्रायर पीरियड का अब इसमें कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि वो सफारी रिट्रीट्स का जजमेंट ही न्यूलिफाई हो गया है फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई 2017। तो आईटीसी तो आपका जो डिस्प्यूट है वो शुरू से ही आ गया उसमें। तो अब आपको उसमें जो ग्राउंड रह गया, अब उसमें ये भी समझना पड़ेगा कि भी आपने जो आईटीसी किस चीज का लिया है। आप मॉल कंस्ट्रक्शन का लिया है, मेंट फॉर लीजिंग का लिया, नहीं लिया, वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। या तो आप ये इनको अपन अनम्यूट करके अगर ये क्वेरी पे बता सकें कि इनके फैक्ट्स क्या हैं, तो बेटर वी कैन रिस्पॉन्ड। He has written on the chat. हाँ बिल्कुल, रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गया है, और क्योंकि जब उसका इन एनी केस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जब आज की तारीख में वो जजमेंट ही न्यूलिफाई हो गया है विद रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, तो अब आपका जो प्लांट और मशीनरी वाला जो आर्ग्यूमेंट था वो तो अब चलेगा नहीं। ओनली थिंग रिमेन्स इज ओन अकाउंट। तो आप ओन अकाउंट पे ही कंटेस्ट कर सकते हैं। वो भी देखिए बहुत कंटेंशियस इशू है, हाईली लिटिगेटिव है। तो या तो आप उसको अंडर प्रोटेस्ट रिवर्स करके आप आर्ग्यू करें उसमें, दैट इज बेटर, एटलीस्ट, ताकि इंटरेस्ट का आपका रिकवरी नहीं हो। I hope आपकी query resolved हुई है. Mr. Virendra has asked, demand regarding Rule 86 paid in cash, how we can reclaim it? सौरभ आप लें। ये सर, दिस आई अंडरस्टैंड 86B की बात हो रही है कि 1% जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में आपको कैश में ही भरनी पड़ती है। तो डिपार्टमेंट के बहुत सारे नोटिस अभी आ रहे हैं इसी पॉइंट के ऊपर भी, कि अगर आपने 1% लायबिलिटी अपनी कैश में नहीं भरी है तो वो आज आपसे नोटिस देता है आपको कि आप 1% कैश में भरें, लेकिन ये नहीं कहता कि जो भी आपने पहले लायबिलिटी क्रेडिट से आपने पे कर रखी है उसका क्या होगा, क्या उसका कोई आपको रिक्रेडिट दिया जाएगा या नहीं। हमारी ओपिनियन में ऐसे अमाउंट के लिए डेफिनेटली हमें कहीं रिक्रेडिट भी एक बार उसके लिए रिफंड लगाना चाहिए। इश्यूज आएंगे इसके अंदर कि 2 साल के अंदर ही आपको, अगर आपने से कोई एक्सेस टैक्स पेमेंट इसको अगर कोई कहता है तो 2 साल में आपको रिफंड लगाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है वो 2 साल आपके निकल चुके हों। अगर 2 साल के अंदर है तो डेफिनेटली आपको रिफंड मिलना चाहिए, लेकिन 2 साल से पहले का है तो थोड़ा सा ये कहीं इसमें इशू आ सकता है। लेकिन क्योंकि ये रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का केस है और जो भी अमाउंट हमने पे किया था वो बेसिकली अगर कैश में ही पे होना था, तो क्रेडिट से जितना भी अमाउंट पेड है वो गवर्नमेंट के पास कहीं अनऑथराइज एक तरीके से टैक्स अमाउंट पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर एक ही आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं कि जो रिफंड की टाइम लिमिट है वो नहीं लगती, और आज अगर लगती भी है तो आज से 2 साल की लगती। तो बेसिस दिस यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड और फिर उसको कंटेस्ट किया जा सकता है। करेक्ट। Yeah, it's Somani. If you want, you can unmute and speak and ask a question. It's not clear over here.
ये सर अंकित जी बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो सही है, चैलेंज किया जा सकता है, पर मतलब नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब चैलेंज तो हो ही सकता है उसमें, पर जो पार्लियामेंट्री लॉज हैं और जो हम जुडिशियल हिस्ट्री देख रहे हैं कि भी बहुत एम्पल पावर्स दे रखी है लेजिस्लेटिव को, पहले भी इस तरह के चैलेंजेस ऑलरेडी रिजेक्ट हुए हैं, बट डेफिनेटली इट कैन बी चैलेंज, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड्स अवेलेबल, बट अगेन इट इज वेरी कंटेंशियस, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से पहले विल नॉट गेट एनी रिलीफ ऑन दिस पार्ट। I think all the queries have been taken. If anyone else has any queries, you can just post it on chat or raise your hand. I think every query has been taken. I would like to thank you both, Saurabh sir and Nikhil sir, for such an enlightening session. And also I would like to thank Sri Ankur Kumar Gupta sir, Chairman CIRC, Jayendra Tiwari sir, Secretary CIRC, Dinesh Kumar Agarwal sir, Vice Chairman CIRC, for organizing this enlightful session. Thank you so much. Thank you. Thank you Thank very you, much. everyone. Thank you. Thank you. Thank you.